वेलकम टू फ्री डी हब। जैसे कि आपको पता है, हम एक सर्टिफिकेशन कोर्स कवर कर रहे हैं, CISSP सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। इसका डोमेन नंबर 1 और डोमेन नंबर 2 हम कवर कर चुके हैं। आज हम डोमेन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के ऊपर है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारी ये डोमेन्स हैं CISSP की। हमने सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कवर कर लिया, जो कि 15% ऑफ द एग्ज़ाम था। एसेट सिक्योरिटी के लेक्चर्स ऑलरेडी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आज हम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग शुरू कर रहे हैं, जो कि 13% ऑफ योर एग्ज़ाम है, और ये डोमेन नंबर 3 है। अब डोमेन नंबर 3 के अंदर हम जो चीज़ें देखेंगे वो हैं इम्प्लीमेंट एंड मैनेज प्रोसेसेस यूजिंग सिक्योर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। यूजुअली ये जो मेन डोमेन है, डोमेन नंबर 3, काफ़ी ह्यूज है और इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें अबाउट आर्किटेक्चर डिज़ाइन और क्रिप्टोग्राफिक एंड क्रिप्टो एनालिटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे जो कि सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर हम फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी मॉडल्स देखेंगे, उसके बाद कंट्रोल बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, और फिर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, assess and mitigate vulnerabilities of security architecture design and solutions। फिर हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफिक सॉल्यूशंस, एंड फिर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे क्रिप्टो एनालिटिक्स अटैक्स, कि किसी भी जो भी हमारा क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर सिस्टम होता है उसके अंदर हम उसकी वीकनेसेस किस तरह ढूंढते हैं इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड इट और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अटैक्स। फिर हमारे पास आता है अप्लाइंग सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, कि हम किस तरह से अपनी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो एनफोर्स करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेफ बना सकते हैं। और लास्ट में हम कवर करेंगे डिज़ाइन साइट एंड फैसिलिटी सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो ये है हमारी डोमेन नंबर 3। नाउ लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच। डोमेन नंबर 3, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। आज इसका पहला लेक्चर है इम्प्लीमेंट एंड मैनेज प्रोसेसेस यूजिंग सिक्योर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। अब इसके अंदर हम सिक्योर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास सिक्योर डिज़ाइंस होते हैं। जब भी हम किसी भी सिस्टम को कहीं भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंसेप्ट। अब कंसेप्ट के अंदर हम बेसिक चीज़ें लिखते हैं, किसी भी वाइट बोर्ड सेशन के ऊपर हो सकता है, या कोई भी स्केचेस बना लेते हैं कि हम किस तरह किसी भी सिस्टम को लेके चलना चाह रहे हैं, या फिर आप उसी सेक्टर के किसी भी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करते हैं। वो थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल हो सकता है, या आप उनसे मीटिंग कर सकते हैं जिसके अंदर आप बेसिक आइडियाज़ किसी भी डिज़ाइन के बारे में देखते हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स के अंदर होता है कि हम डिफ़ाइन करते हैं सिस्टम फीचर्स को, उसकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी और उसकी कोई भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स किसी भी रीजन के हिसाब से हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिज़ाइन का। डिज़ाइन के अंदर हम सिस्टम कंपोनेंट्स और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हम नोट डाउन करते हैं ताकि हम किसी एक स्टेप तक पहुंच सकें। जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो हमारे पास डेवलपमेंट की फ़ेज़ आती है। डेवलपमेंट की फ़ेज़ के अंदर हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कोई हमें डेटा सेंटर बनाना है, उसका इक्विपमेंट क्या चाहिए, उसकी डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या होंगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम होता है। फिर हमारे पास टेस्टिंग होती है कि हम जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास एक्चुअली आई थी, हम उसके अगेंस्ट इसे चेक करते हैं कि क्या वो सारी फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं। इसके बाद हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं कि किस तरह हमारे सिस्टम चल रहे हैं और उसकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स या कंसिडरेशंस क्या हो सकती हैं, नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारे पास किस किस्म की एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होंगी, और हमें किस तरह का फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जैसे कि डेटा सेंटर्स एट्सेट्रा। फिर हमारे पास आता है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम किसी भी तरह की चेंज मैनेजमेंट को, जो भी चेंज आ रही है सिस्टम में, हम उसे थ्रू इंजीनियरिंग स्टेप्स उसे नोट डाउन करते हैं और उसके अंदर अपनी डिज़ाइन टीम को बताते रहते हैं कि ये नोन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका सोल्यूशन चाहिए, और हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट स्टेप इसके अंदर जो हमारे पास आता है वो डीकमीशनिंग का आता है। डीकमीशनिंग के अंदर ये होता है कि हम जब एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, वो अपनी एक उसका टाइम पीरियड है, जब उसकी एंड ऑफ सर्विस हो जाती है या एंड ऑफ लाइफ हो जाती है, तो हम उसे देखते हैं कि हम इसके डेटा को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू GDPR, और डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन को मेक श्योर करते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास सिक्योर आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है थ्रेट मॉडलिंग। अब थ्रेट मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि ये एक टाइप ऑफ रिस्क एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सिक्योरिटी डिफेक्ट्स को इन ए सिस्टम डिज़ाइन फेज ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और ए बिज़नेस प्रोसेस। अब इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के अंदर भी यूज़ करते हैं और हम उसे नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी भी तरह के थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, हमारे पास दो मेन चीज़ें आती हैं जिसे हम स्ट्राइड कहते हैं और हम ड्रेड कहते हैं। स्ट्राइड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डेवलप्ड है। इसके अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्राइड को यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमारे पास आती है स्पूफिंग, एस फॉर स्ट्राइड, एस फॉर स्पूफिंग। फिर हमारे पास आता है टेम्परिंग, आर फॉर हमारे पास आता है रिप्यूडिएशन, और फिर आई से हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, डी से डिनाइल ऑफ सर्विस और पी से प्रिविलेज एस्केलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी CISSP एग्ज़ाम के अंदर। फिर हमारे पास एक इससे पहले जो पुरानी टेक्निक थी जो कि यूज़ की जाती है थी इन ऑर्डर टू असेस दी थ्रेट्स, वो थी ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है डी से डैमेज, आर फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ई फॉर हमारे पास आता है एक्सप्लॉयटेबिलिटी, ए से आता है अफेक्टेड यूज़र्स और डी से आता है डिस्कवरेबिलिटी। जब ये हो जाता है फिर हम इसके बाद अपने पोटेंशियल अटैक्स को देखते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह हो सकते हैं। अब इसे निकालने के लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि हम एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर हम एक डायग्राम होती है जो कि इलस्ट्रेट करती है जो भी किसी किस्म के अटैक किसी भी एप्लीकेशन या सिस्टम के ऊपर हो सकते हैं, और फिर हम उसे चेन डाउन करते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास फिशिंग अटैक हो सकता है या हमारे पास इसके ऊपर SQL इंजेक्शन हो सकता है या बफर ओवरफ्लो है या कुछ भी। तो वो किसी भी एप्लीकेशन की डिफरेंट चीज़ों को हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लाके उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है परफॉर्मिंग रिडक्शन एनालिसिस, और इसे हम रिडक्शन एनालिसिस भी करते हैं। इसके अंदर रिडक्शन एनालिसिस के अंदर के ये होता है कि ये प्रिवेंट करता है किसी किस्म की डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को। फॉर एग्जांपल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ये होती हैं कि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिफेंड आवर सिस्टम्स अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अटैक्स। अब उसके अंदर क्या होता है कि आपने एक तरीका जो पहले यूज़ किया है वो अगर दोबारा यूज़ हो रहा है तो आपको बार बार उसी चीज़ को वहाँ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो पुरानी जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ इम्प्लीमेंटेड हैं वही इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं और उसके अंदर एक फॉर्म है जो कि जिसका एक सोर्स कोड है उसके पीछे। अब आप उस फॉर्म के थ्रू किसी भी बैंक के अकाउंट नंबर ले रहे हैं तो आप इनपुट फील्ड जो है उसके अंदर आप सेम कोड यूज़ करेंगे टू एक्सट्रैक्ट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। अब इसी डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत होती है कि आप बार बार एक नया कोड नहीं लिखेंगे, आप उसी फील्ड के ऊपर उसी कोड के थ्रू जिससे आप एक जगह से डेटाबेस से डेटा पुल कर रहे हैं उसी के थ्रू आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसके बाद हमारे आता है रिमेडिएशन। थ्रेड्स मॉनिटर हम करते हैं इनपुट को और आउटपुट को जो भी सिस्टम के अंदर आ रही होती है सोर्स कोड के अंदर क्लोजली एग्जामिन करते हैं इनपुट फील्ड्स को और फिर फिल्टर करते हैं किसी किस्म के इंजेक्शन अटैक्स जो इसके थ्रू हो सकते हैं, या फिर हम उसके अंदर किसी भी किस्म की चेंजेस लेके आ जाते हैं। जैसे हम सिक्योर एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स को ले आएंगे या हम पासवर्ड एक्सपायरेशन को ले आएंगे या फ्रीक्वेंटली यूज़ जो पासवर्ड्स हैं उसे नहीं यूज़ होने देंगे, इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। फिर हम इसके अंदर अपने बिजनेस प्रोसेसेस को भी चेंज कर सकते हैं, स्टेप्स इन द बिजनेस प्रोसेस टू रिकॉर्ड एंड एग्जामिन दी की डेटा जो भी अंदर आ रहा है। फिर हम उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये होता है कि हम किसी भी एक यूज़र को एक ही जगह पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं छोड़ते हैं ताकि उसी के पास सारी इन्फॉर्मेशन ना हो, लोगों को स्विच करते रहते हैं ताकि हमारे पास सिस्टम सिक्योर है और किसी किस्म की भी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से भी सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट अपना देखेंगे
वो है एक पास्टा टेक्निक होती है जो कि हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम्स साइबर थ्रेट से बचने के लिए। किसी भी बिज़नेस प्रॉब्लम को उसके टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अंदर जो हमारे पास तरीका है उसे हम पास्टा कहते हैं। पास्टा होता है प्रोसेस फॉर अटैक सिमुलेशन एंड थ्रेट असेसमेंट। इसके अंदर हमारे पास जो की स्टेजेस होती हैं पास्टा मेथडोलॉजी की, वो हैं डिफ़ाइन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करें, फिर उसका स्कोप डिफ़ाइन करें, फिर आप डीकम्पोज करें एप्लीकेशन को, और फिर उसके थ्रेट्स को देखें कि कौन कौन से थ्रेट्स इस एप्लीकेशन के ऊपर आ सकते हैं, वीकनेसेस इन द सोर्स कोड, वो सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं। और फिर हम एनालाइज करते हैं वल्नरेबिलिटी और उसकी वीकनेस को निकालने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग के अंदर फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है लीस्ट प्रिविलेज का। लीस्ट प्रिविलेज के अंदर ये होता है कि हम एकदम मिनिमम प्रिविलेज देते हैं किसी भी यूज़र को टू परफॉर्म दी बेसिक ऑपरेशंस। किसी भी यूज़र को सिर्फ उतनी परमिशन दी जाती है जितनी उसे ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा किसी किस्म की भी परमिशंस नहीं दी जाती हैं। इसी तरह नेटवर्क शेयर्स हैं, उसके ऊपर किसी भी किस्म के वल्नरेबिलिटी की वजह से रैंसमवेयर अटैक्स वगैरह हो सकते हैं, इसीलिए मिनिमम प्रिविलेजेस दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफेंस इन डेप्थ। डिफेंस इन डेप्थ का मतलब ये होता है कि हम जो भी अटैक किसी भी किस्म के आ रहे हैं उसे रेजिस्ट करता है, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए या उसे रोकने के लिए जो हमारे पास चीज़ें हैं वो राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम प्रॉपर्ली पैचेस लगाते हैं, और उसके साथ साथ हम यूज़र्स की परमिशंस को भी मॉनिटर करते रहते हैं कि किसके पास क्या क्या परमिशन है। सिक्योर डिफ़ॉल्ट्स का मतलब ये होता है कि हम जो भी सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं बाय डिज़ाइन वो सिक्योर हो, बाय डिफ़ॉल्ट इट शुड बी सिक्योर, और उसकी डिप्लॉयमेंट भी जो है वो इतनी सिक्योर हो कि वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो किसी किस्म के भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी की वजह से। अब हम जब भी कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करवा रहे होते हैं प्रोग्रामर से या किसी से भी, हम उन्हें कहते हैं कि आपको ये सेट प्रिंसिपल्स आपने फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है वो 100% सिक्योर हो। इसके बाद हमारे पास आता है फेल सिक्योरली। फेलियर ऑफ ए प्रोसेस मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज़ द सिस्टम। अब इसके अंदर ये है कि अगर एक आपकी एप्लीकेशन चलना रुक गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि जैसे एक मैकेनिज़्म है किसी भी डोर को कंट्रोल करने का, किसी को ऑथोराइज पर्सन को वहाँ पे एंट्री देने का। अब अगर किसी वजह से वो सिस्टम नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डोर अनलॉक हो जाएगा। वो डोर इट शुड रिमेन लॉक्ड, ताकि किसी किस्म की अननेसेसरी एक्सेस उस सिस्टम के ऊपर बाहर से किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ के अंदर फिर वही है कि जिसे हम SOD भी कहते हैं और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी कहते हैं। डिफरेंट वर्ड्स हैं इसके लिए कि सिंपल एक आदमी को पर्सनल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, कंप्लीट अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए एक सिस्टम के ऊपर। यह प्रॉब्लम अक्सर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखते हैं जहाँ पे कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो एक ही आदमी होता है जो कि सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज़ नॉट ए वेरी गुड प्रैक्टिस। फिर हमारे पास आता है कीप इट सिंपल। उसके अंदर कहते हैं कि कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमेशा एनिमी है सिक्योरिटी की, क्योंकि जितना आप उसे कम्प्लेक्स बनाएंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उतना ज़्यादा आपको समझने में मुश्किल होगी। तो ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। हमारे पास उसके बाद आता है ज़ीरो ट्रस्ट। ज़ीरो ट्रस्ट का मतलब ये है कि आप किसी भी सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये 100% सिक्योर है जब तक वो थॉरोली चेक ना हो जाए। अब उसके अंदर आप एप्लीकेशंस को देखते हैं, आप सिस्टम्स को देखते हैं, थॉरोली चेक होता है। जब भी कोई यूज़र VPN के थ्रू कनेक्ट करता है उसे दोबारा से आप वेरीफाई करते हैं। जब भी कोई सिस्टम नेटवर्क पे आने से पहले उसे थॉरोली चेक किया जाता है कि उस सिस्टम के ऊपर एंटीवायरस है, क्या वो अपडेटेड है, क्या वो डोमेन जॉइंट है कि नहीं। इस तरह की सारी चीज़ें पहले चेक की जाती हैं, इससे पहले कि वो सिस्टम आपके नेटवर्क के ऊपर आए। इसी तरह ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज़म्स हैं, फाइलर एक्सेस के परमिशंस के हैं। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन उस वक्त तक रन नहीं होगी जब तक वो अप्रूव्ड ना हो बाय योर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। इसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेसी बाय डिज़ाइन। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 100% सिक्योर होना चाहिए उसकी प्राइवेसी।
बाय डिज़ाइन। अब प्राइवेसी की जब हम बात करते हैं तो हम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। उसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन जो भी यूज़र की किसी की भी ले रहे हैं वो 100% सिक्योर होनी चाहिए। कंप्लायंस रूल्स उसके ऊपर लगते हैं, लाइक यूरोपियन यूनियन के अंदर GDPR था, हमने डिस्कस किया था, उसे भी आपको यहाँ पे फॉलो करना होता है। उसके बाद होता है ट्रस्ट बट वेरीफाई, कि आप किसी भी सिस्टम को जिसको भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं मेक श्योर कि वो 100% सिक्योर हो और आपने उसे वेरीफाई किया हो इससे पहले कि वो किसी किस्म की एक्सेस आपके सिस्टम के ऊपर उसे मिले। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ आती है वो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी और अगर आपकी कोई क्लाउड सर्विसेज हैं उसके बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर्ड होनी चाहिए, कि जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से ले और आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से लें। तो एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप टोटल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को नहीं कह सकते कि उसकी लैकनेस की वजह से हमारे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुए। अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है जैसे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं या कोई भी, वो आपके नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे होते हैं। मे बी समटाइम्स डेटाबेसेस ऑन प्रेमिसेस होते हैं, बाज़ औक़ात परमिशंस होती हैं, एक्टिव डायरेक्टरीज आपकी ऑन प्रेमिसेस होती हैं, उन सारी चीज़ों को वो वहाँ से लेके ऑथेंटिकेट कर रहा होता है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेक करें कि किस तरह आपका सिस्टम आपके क्लाउड के ऊपर जा रहा है। वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भी हो सकता है। तो उसे प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया जाता है। अब उसके अंदर हम एक्सेस कंट्रोल देखते हैं कि किस किस्म के हैं, किन को एक्सेस है। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम देखते हैं कि किस किस को उसके ऊपर सर्विसेज के ऊपर एक्सेस मिलनी चाहिए थ्रू फायरवॉल्स। हम सिस्टम सिक्योरिटी देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे अपडेटेड हैं कि नहीं, पैच्ड हैं प्रॉपर्ली कि नहीं। उसके बाद हम सोर्स कोड की सिक्योरिटी देखते हैं कि हमारा सोर्स कोड 100% सिक्योर है, सही है, कोई किसी किस्म के उसमें लाइकनेस तो नहीं है। और फिर हम अपनी फ़िज़िकल सिक्योरिटी अपने क्लाउड और फिज़िकल और वर्चुअल के साथ चेक करते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें अप टू द मार्क होनी चाहिए। तो ये था हमारा लेक्चर अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस यूजिंग सिक्योर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे सिक्योरिटी मॉडल्स। अब सिक्योरिटी मॉडल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जब भी हम किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग को उसकी देखते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ आती है वो है बेल लापैडुला मॉडल। ये कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर डिपेंड करता है और इसके बारे में ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये प्रिवेंट करता है इंफॉर्मेशन फ़्लो फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू ए लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि लोअर सिक्योरिटी लेवल जो है वो हायर सिक्योरिटी लेवल के ऊपर जाके बातचीत करे या उसे कोई डेटा वगैरह उसके ऊपर लिखा जाए। अब डिफरेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये है कि ये मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ट्रस्ट बिटवीन कंप्यूटर्स, के वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि नहीं। गाइडेंस हैं, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स उसकी होती हैं जो कि इन्हें फॉलो करनी होती हैं। और फिर एक्विजिशन आता है, यानी स्टैंडर्ड एक्विजिशन रिक्वायरमेंट्स के आपने किस तरह सिस्टम को पूरा सेट करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ये कवर करता है। अब जब हम ये मॉडल को बेल लापैडुला मॉडल को देखते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर हमारे पास फर्दर जो चीज़ें आती हैं वो है डैक, मैक एंड देन ऑब्जेक्ट यूज एंड लेबल। डैक होता है, जैसे आपको पता है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। इट्स द ओनर ऑफ ऑब्जेक्ट्स असाइन्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। तो इसके अंदर ओनर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स असाइन करते हैं परमिशन सब्जेक्ट्स को। इसके बाद हमारे पास आता है मैक, वेयर ऑब्जेक्ट परमिशंस आर मैनेज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो ऑब्जेक्ट की परमिशंस को मैनेज करेगा। अब आपको जहन में ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए इस पूरे लेक्चर के अंदर कि ऑब्जेक्ट क्या हैं और सब्जेक्ट क्या हैं। सब्जेक्ट होते हैं कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी यूज़र है या इंडिविजुअल है जो कि कोई परमिशन सेट करता है। ऑब्जेक्ट होते हैं रिसोर्सेज, आपके कंप्यूटर्स हो गए, पीसीज हो गए, ये सारी चीज़ें। अब ऑब्जेक्ट रीयूज़ है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज प्रोटेक्टेड, यानी कोई भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करता है और लेबल करता है फर्दर उसे कि सेंसिटिविटी लेवल्स उसके क्या हैं, कि ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल है, या इसकी क्या पॉलिसी है।
इसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है वो है एश्योरेंस। एश्योरेंस के अंदर ये चेक करता है सिस्टम आर्किटेक्चर को कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं उसके जिसके ऊपर वो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, सिस्टम की इंटेग्रिटी क्या है, वो टेस्ट करता है उसका हार्डवेयर और फर्मवेयर कि उससे कंपेटेबल है कि नहीं। फिर वो कन्वर्ट करता है, कोवर्ट चैनल एनालिसिस को देखता है, डिटेक्ट करता है अनइंटेंडेड कम्युनिकेशन कि वो किसी भी तरह कोई कम्युनिकेशन हमारी इस तरह तो हिडन नहीं हो रही जो कि हमारी फायरवॉल डिटेक्ट नहीं कर रही। जैसे एक कम्युनिकेशन कोई भी एक एडवर्सरी जो है वो आपके डेटा पैकेट के साथ कोई भी हेडर लगा के आपके डेटा को नॉर्मल डेटा के साथ फ्लो कर सकता है। अब उस चीज़ को पता करने के लिए, डेटा लीक को देखने के लिए हम DLPs यूज़ करते हैं जो कि डेटा लॉस प्रिवेंशन भी हम उसे कहते हैं। फिर हमारे पास आता है ट्रस्टेड फैसिलिटी मैनेजमेंट जो कि मॉनिटर करता है सिक्योरिटी और इसके रिलेटेड फंक्शंस को। ट्रस्टेड रिकवरी के अंदर होता है कि सिक्योरिटी मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इन केस ऑफ ए सिस्टम फेलियर, जैसे कि कल भी हमने बात की थी कि उसकी सारी फीचर्स और सारी चीज़ें इंटैक्ट रहनी चाहिए। नाउ सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर होता है, हम टेस्ट करते हैं सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए उसे कि जो भी डेवलपर कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है उसके पास एक सेट गाइडलाइंस होती हैं, उसके हिसाब से वो एप्लीकेशंस डेवलप करता है जो कि एक सेट रूल्स डिफ़ाइन किए होते हैं ताकि जो भी एप्लीकेशन बने वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन के अंदर होता है कंसिस्टेंट एज पर द रिक्वायरमेंट। सो ये चेक करता रहता है कॉन्स्टेंटली कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या थी और उसके अगेंस्ट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि नहीं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर वो सारी फेजेस उसकी टेस्ट करता है, उसकी ट्रस्टेड बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स जो हमने शुरू में दी होती हैं। और ट्रस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, सिक्योर ट्रांसपोर्ट होती है उसकी बिटवीन दी वेंडर एंड द कस्टमर ताकि जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सारा एक सिक्योर वे के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा हो। इसके बाद हमारे पास आता है इसकी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के अंदर है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन कि जितने भी लॉग्स हैं, कोई भी यूज़र ऑथेंटिकेट हो रहा है उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो लॉग हो रही होती हैं। ट्रस्टेड पाथ होता है सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन विद द ट्रस्टेड पार्टनर्स ओनली। कोई भी कम्युनिकेशन किसी भी अनट्रस्टेड पार्टनर के साथ ये नहीं करने देता। ऑडिट के अंदर जैसे कि आपको पता है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो लॉग होती हैं, उन्हें मॉनिटर किया जाता है और फिर उसे एनालाइज भी करते हैं। लास्ट हमारे पास इस मॉडल के अंदर आती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी फीचर्स उसकी जितनी भी हैं, यूज़र गाइड उसका एक यूज़र मैनुअल होता है ताकि कोई भी उसे पढ़ के समझ सके। ट्रस्टेड फैसिलिटी मैनुअल के अंदर ये होता है कि ये मैनुअल सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए होता है। और टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑफ मैकेनिज्म एंड रिजल्ट्स होते हैं कि उसके क्या हमने किस तरीके से वो सारी चीज़ें चेक की हैं और उसके बेंचमार्क रिजल्ट्स क्या थे। डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन उसकी सिस्टम लिमिटेशंस को बताता है और उसके सारे कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में बात करता है। अब जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी मॉडल्स की तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है स्टेट मशीन मॉडल। हम डिफरेंट मॉडल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। आपको इन सारे मॉडल्स का पता होना चाहिए बस कि ये क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं तो आपको डिफरेंट मॉडल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टेट मशीन मॉडल जो है ये हमेशा एक सिक्योर स्टेट के अंदर रहता है, जैसे कि हमने वर्चुअल मशीन्स के अंदर भी देखा है कि हम उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेते हैं। जब भी एक नया स्टेट बनता है एक ट्रांजिशन के बाद तो वो स्टेट भी जो है वो एक सिक्योर स्टेट तब माना जाता है जब उसकी स्टेट ट्रांजिशन भी जो है वो 100% सिक्योर फेज पे आती है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल आता है इसके बाद। इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल देखता है कि फोकस करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को और ये रिलाई करता है स्टेट मशीन मॉडल के ऊपर बेस्ड ऑन दी स्नैपशॉट्स जो भी उसने क्रिएट किए हैं। इसके बाद है नॉन इंटरफेरेंस मॉडल। ये फोकस करता है एक्शंस की ऑफ सब्जेक्ट्स एट ए हायर सिक्योरिटी लेवल एंड हाउ इट अफेक्ट्स द सिस्टम स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट ए लोअर सिक्योरिटी लेवल के इसके हायर सिक्योरिटी लेवल के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं सब्जेक्ट, और इसके जो लोअर हैं वो किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं। फिर ये इंश्योर करता है डिफरेंट एक्शंस को ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स ताकि वो इंटरफियर तो नहीं हो रहा है किसी और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ विद इन द सेम सिस्टम। फिर हमारे पास आता है लेटेस्ट बेस्ड मॉडल। ये है मॉडल यूज टू डिफाइन द सिक्योरिटी एक्सेस लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिसोर्सेज। यहाँ मैंने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और सब्जेक्ट्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट्स होते हैं रिसोर्सेज, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस, और सब्जेक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल यूजर्स या ग्रुप। तो ये डिफाइन करता है सिक्योरिटी लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स।
फिर हमारे पास बीबा मॉडल आता है जो कि इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम को के लिए चेकिंग के लिए होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट्स आर नॉट परमिटेड टू रीड एंड राइट। नाउ इसके अंदर आपको इस चीज़ के अंदर जहन में रखना है कि जब भी हम बीबा मॉडल की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स जो हैं, दे आर नॉट परमिटेड टू रीड एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए लोअर इंटेग्रिटी। इसका कोई भी डेटा इन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। इसके साथ साथ जब हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो इन्हें भी इजाज़त नहीं होती, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट एंड रिसोर्सेज कंप्यूटर को, कि ये कोई भी इंफॉर्मेशन लिखें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। नाउ इट परमिट्स एंड सब्जेक्ट फ्रॉम इन्वोकिंग द सब्जेक्ट हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी। फिर हमारे पास आता है क्लार्क विल्सन मॉडल। ये भी इंटेग्रिटी को चेक करता है। ये सिक्योरिटी लेबल्स और ग्रांट एक्सेस ऑब्जेक्ट्स की देखता है। फिर इसके अंदर हमारे पास ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कंस्ट्रेंट डेटा आइटम है, अनकंस्ट्रेंट डेटा आइटम है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसीजर है और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर है। अब जो कंस्ट्रेंट डेटा आइटम है ये इंटेग्रिटी चेक करता है आइटम्स की कि ये प्रोटेक्टेड है बाय सिक्योरिटी मॉडल और नॉट, यानी इंटेग्रिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द सिक्योरिटी मॉडल। अनकंस्ट्रेंट मॉडल देखता है द आइटम्स नॉट कंट्रोल्ड बाय द सिक्योरिटी मॉडल, वो कौन कौन से हैं जो कि सिक्योरिटी मॉडल कंट्रोल नहीं कर रहा है। आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स जो हैं ये कंफर्म करते हैं इंटेग्रिटी ऑफ आइटम्स, और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर्स जो हैं आर अलाउड टू मॉडिफाई CDI, यानी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर्स जो हैं वो इंटेग्रिटी प्रोटेक्टेड बाय सिक्योरिटी मॉडल। ये जो है इसके अंदर मॉडिफिकेशंस सिर्फ इसके थ्रू हो सकती हैं। फिर हमारे पास आता है टेक ग्रांट मॉडल जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी को चेक कर रहा है और ये सपोर्ट करता है हमारी जो नोन कमांड्स हैं लाइक टेक ग्रांट, क्रिएट एंड रिवोक एटसेट्रा। फिर हमारे पास ब्रेवर एंड नैश मॉडल है। ये चाइनीज़ वॉल मॉडल भी कहलाता है और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए बनाया गया था। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट मॉडल है आज की स्लाइड्स के अंदर वो है ग्राहम डेनिंग मॉडल। ये प्रोटेक्शन देता है, रूल्स प्रोवाइड करता है हर ऑब्जेक्ट के और उसे डिफ़ाइन करता है कि उसके पास एक ओनर और एक कंट्रोलर होना चाहिए। अब ये फोकस करता है 8 कैटेगरीज़ के ऊपर जो कि हमारे पास सिक्योर क्रिएशन एंड डिलीशन की एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स की हैं। अब उसके अंदर है कि सिक्योर डिलीट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिक्योर डिलीट ऑफ सब्जेक्ट और सिक्योर क्रिएट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सिक्योर डिलीट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट की 8 रूल्स ये फॉलो करता है। तो ये बेसिक 8 मॉडल्स, ये हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स थे, सिक्योरिटी मॉडल्स, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। हम आज सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देखेंगे। आपको पता है इससे पहले हमने सिक्योरिटी मॉडल्स देखे थे, उसके अंदर हम बेला पेडेला और बीबा मॉडल्स वगैरह को देखा था। जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, बेला पेडेला मॉडल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US गवर्नमेंट के लिए यूजुअली यूज़ होता है और बीबा मॉडल जो है नॉर्मल यूज़ वगैरह के लिए, लेकिन दोनों के फंक्शंस एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। आज हम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस। नाउ ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस क्या होती है? ए ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस इज़ एवरीथिंग इन ए कंप्यूटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ए सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑपरेशंस। कि वो एक बेस लाइन आपको प्रोवाइड करती है जिसके अंदर इट मेक श्योर्स कि उसकी जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर हो रहे हैं। अब उसके अंदर हार्डवेयर भी होता है, फर्मवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है, फिजिकल लोकेशन, बिल्ट इन सिक्योरिटी कंट्रोल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अब उसके अंदर हमारे पास 3 और चीज़ें हैं जिसे हम एक्सेस कंट्रोल, रेफरेंस मॉनिटर एंड सिक्योरिटी कर्नल कहते हैं। अब एक्सेस कंट्रोल होता है कि एबिलिटी टू परमिट और डिनाई यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ए सब्जेक्ट, यानी वो एबिलिटी होती है कि वो किसी को अलाउ करे या डिनाई करे किसी भी रिसोर्स के ऊपर किसी भी यूज़र की एक्सेस। रेफरेंस मॉनिटर के अंदर होता है एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन दैट मीडिएट्स ऑल एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, कि ये मॉनिटर कर रहा होता है जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है या जितने भी हमारी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो रही है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। फिर सिक्योरिटी कर्नल की जब बात आती है तो इट्स द कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर or the element in the TCP that implement the basic security procedures controlling the access to the system or resources। के इसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर ये सारे चेक करता है TCP के अंदर
और उसे बेसिक सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं किसी भी एक्सेस को रिसोर्स के ऊपर या सिस्टम के ऊपर। तो ये कॉन्स्टेंटली उनकी ऑथेंटिकेशन और सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है ऑन ए कर्नल लेवल। इसके बाद हमारे पास आता है TPM। आपने TPM का अक्सर सुना होगा, जो कि विंडोज़ 11 के अंदर भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आ रही है। इट इज़ TPM परफॉर्म सेंसिटिव क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस ऑन ए फिजिकल और सेपरेट डेडिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर, कि उसके ऊपर ये मेक श्योर करता है कि किसी किस्म की भी जो भी रोग एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा सिस्टम किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब उसके अंदर हमारे पास अटेस्टेशन आती है, बाइंडिंग आती है और सीलिंग आती है। अटेस्टेशन के अंदर ये होता है कि इट एनेबल्स द थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, एक थर्ड पार्टी को वेरिफिकेशन को एनेबल करता है ऑन ए सिस्टम स्टेट, और उसको क्रिप्टोग्राफिक एक हैश दे देता है ऑफ ए नोन गुड सॉफ्टवेयर, कि हमारे सिस्टम की ये क्रिप्टोग्राफिक हैश है ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर, ऑफ ए गुड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी कोई पार्टी उसके ऊपर जब भी कोई एक फर्मवेयर इंस्टॉल करना चाहती है, वो पहले चेक करती है कि आपका सिस्टम एक गुड स्टेट में होना चाहिए, ओनली देन इट वुड अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ इट। बाइंडिंग के अंदर ये होता है, इट बाइंड्स ए यूनिक क्रिप्टोग्राफिक की टू ए स्पेसिफिक हार्डवेयर, कि हार्डवेयर की हर एक की एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक की होती है जो कि वेरीफाई करती है कि इसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं हुई हैं। सीलिंग है एनक्रिप्ट डेटा विद ए यूनिक क्रिप्टोग्राफिक की, उसके डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक की के साथ, और वो इंश्योर करता है कि कोई भी साइफर टेक्स्ट कैन बी डिक्रिप्टेड ओनली इफ द हार्डवेयर इज़ इन ए गुड स्टेट। तो ये एनक्रिप्ट कर देता है एक दफ़ा यूजिंग ए क्रिप्टोग्राफिक की, और वो उसे इंश्योर करता है कि जो भी टेक्स्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर आ रही है टू डिक्रिप्ट द हार्डवेयर, इट शुड बी इन ए गुड स्टेट, जो कि हम अटेस्टेशन में चेक कर चुके हैं। तो ये जब उसके अंदर चेक हो जाएगा, फिर ये जब उसके अंदर की पास की जाती है तो वो डिक्रिप्ट करता है, और फिर वो चेंजेस इस सिस्टम के ऊपर एनफोर्स हो जाती हैं। तो अटेस्टेशन क्या कर रहा है कि ये मेक श्योर कर रहा है कि सारी चीज़ें आपकी अच्छी हालत में हो। सीलिंग ये कर रहा है कि एक जो उन्होंने की शेयर की है क्रिप्टोग्राफिक फॉर द वेंडर्स हु वांट टू इंस्टॉल एनीथिंग और टू अपग्रेड द फर्मवेयर और एनीथिंग, वो अटेस्टेशन पे चेक करता है, और फिर थ्रू द सीलिंग की जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसके थ्रू वो उसके ऊपर चेंजेस कर सकता है, जैसे हम अपने सिस्टम के ऊपर फर्मवेयर चेंजेस करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स। इन ए सिंपल वे हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि ओपन बेस्ड सिस्टम्स और क्लोज बेस्ड सिस्टम्स। ओपन सोर्स सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोड ओपनली अवेलेबल होता है, जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन ऑफिस है, या अपाची सर्वर्स एट्सेट्रा। क्लोज सिस्टम्स होते हैं सिस्टम्स जहाँ पे हमारा जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है या कोई और ऐसी एप्लीकेशन होती है, एप्पल है या ओरेकल है। फिर मेमोरी प्रोटेक्शन के अंदर जब हम आते हैं तो वो उसके अंदर ये होता है कि ऑब्फस्केशन या हम एन्क्रिप्शन यूज़ करते हैं टू हाइड सेंसिटिव डेटा इन द मेमोरी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई थी कि कुछ हमारे पास ऐसे मेलवेयर आए थे जिसके थ्रू वो एक्सप्लॉइट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल की वीकनेस को, और उसके अंदर जितना डेटा है उसे रीड कर लेते हैं। अब अगर आपके पास कोई एन्क्रिप्शन कीज़ है मेमोरी के अंदर, तो वो वहाँ से वो डेटा ले जाते हैं और वो फिर उस डेटा को यूज़ करते हैं टू डिक्रिप्ट एनी इन्फॉर्मेशन जो कि आपने एनक्रिप्ट की थी यूजिंग योर एन्क्रिप्शन कीज़ या एन्क्रिप्शन टेक्निक्स। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए ये तरीके होते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी मोड्स आती हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास डिफरेंट प्रोटेक्शन रिंग्स होते हैं जिसके अंदर हम डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे पास जैसे रिंग 0 है, रिंग 1 है, रिंग 2, रिंग 3, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं कर्नल से, वो डिफरेंट एप्लीकेशंस उसके ऊपर आती हैं। लेकिन रिंग लेवल 0 जो है उसके ऊपर हमारा कर्नल होता है, जो कि हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर सारे ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म हो रहे होते हैं। फिर हमारे पास रिंग 1 आता है जिसमें डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, फिर रिंग 2 आता है जिसमें एप्लीकेशंस आती हैं एंड सो ऑन। लेकिन जो आपका कोर रिंग होता है रिंग 0, वो हमारा कर्नल का होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी मोड्स हैं। सिक्योरिटी मोड के अंदर हम इसे डिवाइड करते हैं इनटू डेडिकेटेड, सिस्टम हाई, मल्टी लेवल एंड लिमिटेड। अब ये सारा ऑथराइजेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ डेडिकेटेड है कि ऑथराइज यूजर मस्ट ऑब्टेन ए क्लियरेंस to a higher than the highest level of information processed on the system and need to know। अब इसके अंदर ये है कि जो भी सिस्टम के ऊपर कोई यूज़र एक्सेस लेना चाहता है
उसको पास एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए हाईएस्ट लेवल की, हायर देन द इंफॉर्मेशन जो कि वो प्रोसेस कर रहा है। कि एक यूज़र अगर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, उसके पास उसके या तो इक्वल परमिशंस होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक एनी चेंजेस टू द सिस्टम। लेकिन इसे सिक्योरिटी क्लियरेंस के पास आना पड़ेगा। एंड नीड टू नो का मतलब ये होता है कि ठीक है उसके पास परमिशन है, लेकिन वो उस चीज़ को उस वक्त तक एक्सेस नहीं करेगा जब तक उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है कि किसी के पास एक्सेस हो तो वो अननेसेसरीली बैठा हुआ किसी के मेडिकल रिकॉर्ड्स फॉर एग्जांपल इन हॉस्पिटल चेक ना कर रहा हो, अनलेस एंड अनटिल उसके पास कोई ऐसा टास्क आया हो जिसके अंदर उसे ज़रूरत हो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। सिस्टम हाई के अंदर होता है ऑथराइज यूजर मस्ट ऑब्टेन ए सिक्योरिटी क्लियरेंस इक्वल और हायर देन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड ऑन द सिस्टम, बट नीड टू नो इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये डिफरेंस है बिटवीन डेडिकेटेड एंड सिस्टम हाई। डेडिकेटेड के अंदर उसे नीड टू नो की परमिशन चाहिए, सिस्टम हाई के अंदर उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। मल्टी लेवल के अंदर है कि ऑथराइज यूजर्स मस्ट हैव ए सिक्योरिटी क्लियरेंस एंड एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस आर एनफोर्स्ड बाय द सिस्टम। कि जो भी सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहा है उसके साथ उसकी जो परमिशंस हैं वो सिस्टम खुद ही असाइन करेगा। अब उसके अंदर सिस्टम एम्प्लॉय करता है कोई भी नेसेसरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एश्योरेंस जो भी मेजर चाहिए होते हैं उसे फॉर द रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम, वो सिस्टम उसे खुद मॉनिटर करता है और उसे उसके हिसाब से परमिशंस देता है। लिमिटेड एक्सेस के अंदर है ऑथराइज यूजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, जो लिमिटेड एक्सेस है जिनके पास उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती किसी किस्म की सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह लेने की, क्योंकि पहले ही उनके अकाउंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। और लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर होती है वो सेंसिटिव होती है लेकिन अनक्लासिफाइड होती है, मींस इट्स नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक। फिर हमारे पास लास्ट में रिकवरी प्रोसीजर्स आते हैं। उसके अंदर हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स होते हैं, फेल सेफ सिस्टम्स होते हैं, फेल सॉफ्ट सिस्टम्स होते हैं एंड फेल ओवर सिस्टम्स होते हैं। अब फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो वह सिस्टम्स कंटिन्यू टू ऑपरेट आफ्टर द फेलियर ऑफ ए कंपोनेंट। कि अगर कोई आपका कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम का कोई भी हार्डवेयर कंप्यूटर का फेल हो जाता है, वो सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है, उसे खुद करेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो परफॉर्म करता रहता है कंटिन्यूसली जैसे कि वो काम कर रहा था। फेल सेफ सिस्टम्स के अंदर ये होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर हो गया है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक जाती है और सिस्टम प्रोटेक्शन स्टेट में चला जाता है ताकि उसका वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। फेल सॉफ्ट सिस्टम्स होते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर के अंदर जो नॉन क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं वो सारे रुक जाते हैं और वो सिस्टम परफॉर्म करता रहता है इन ए डिग्रेडेड मोड, लेकिन वो नोटिफाई कर रहा होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि सिस्टम के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सारे ऑपरेशंस रुके हैं सिवाय नॉन क्रिटिकल ऑपरेशंस और प्रोसेसेस के। फेल ओवर सिस्टम्स जिसे हम हाई अवेलेबिलिटी भी कहते हैं, इन केस ऑफ ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फेलियर, अगर कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर होता है सिस्टम ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाता है अपना जो सेकंड हाई अवेलेबल सिस्टम होता है और वहाँ से परफॉर्मेंस अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर देता है। लेकिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को पता लग जाता है कि किसी भी वजह से हमारा जो प्राइमरी सिस्टम है वो फेल हुआ है, तो अब ये सेकेंडरी सिस्टम के थ्रू ऑपरेट कर रहा होता है। लेकिन इसके अंदर जब हम फेल ओवर सिस्टम की बात करते हैं हाई अवेलेबिलिटी की, तो जहन में ये रखें कि हाई अवेलेबिलिटी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपके प्राइमरी सिस्टम के ऊपर आ रही है वो इंस्टेंटली सेकेंडरी सिस्टम के ऊपर भी आ रही होती है। तो जब हमारा प्राइमरी सिस्टम फेल होता है तो वो इंस्टेंटली फेल ओवर करता है अपने सेकेंडरी सिस्टम के ऊपर जिसके ऊपर सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और वो फिर वहाँ से अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम एक्सेस एंड मिटिगेट द वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स देखेंगे। अब ये लेक्चर मोस्टली डिपेंड करता है कि हमारे पास किस किस किस्म की चीज़ें हैं और उसके साथ क्या क्या हमारे पास नेटवर्क पे इश्यूज़ आ सकते हैं उनके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे या उनके मॉडल के बारे में, उन्हें एक्सेस करने में और उसे हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई एंड फिक्स द वल्नरेबिलिटीज़ जो भी आपको नज़र आती हैं। कोवर्ट चैनल्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये कोई भी हिडन कम्युनिकेशन होता है विद इन लेजिटिमेट चैनल्स, जैसे कि आपका एक कोई भी ट्रैफिक ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क के ऊपर, उस पैकेट के अंदर कोई हेडर ऐड ऑन हो जाएगा और वो हेडर फिर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू जाता है
हम जब तक डेटा लॉस प्रिवेंशन को अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम इन चीज़ों को नहीं पकड़ सकते, इसीलिए इन हिडन कम्युनिकेशंस को देखना होता है। अब रूटकिट होती है एक स्मॉल प्रोग्राम दैट कैन गेट एडवर्सरी रिमोट एक्सेस और कंट्रोल ओवर ए कंप्यूटर। कोई छोटी सी एप्लीकेशन एंड मेलवेयर टाइप आपके साथ किसी भी तस्वीर या किसी भी अटैचमेंट के साथ ईमेल के थ्रू आ जाता है, वो इंस्टॉल हो जाता है और वो फिर रिमोट कंप्यूटर्स को एक्सेस या रिमोट जो भी उसका मास्टर है उसे एक्सेस देता है कि वो आपके नेटवर्क के ऊपर कोई भी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है और उसे इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। रेस कंडीशंस होती हैं फ्लॉ इन द सिस्टम वेयर द आउटपुट ऑफ एन एक्टिविटी इन एक्सपेक्टेडली टाइड टू द टाइमिंग ऑफ अदर इवेंट्स। अब इसके अंदर आप इस तरह देखें कि अगर आपने एक चीज़ की टाइमिंग नोट करनी है तो उसके अंदर दो किस्म की टाइमिंग आती है। एक टाइमिंग आती है जब वो एप्लीकेशन यूज़ हुई है और एक टाइमिंग आती है जब उसे एक्सेस किया गया है। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क होता है, या वो लास्ट टाइम यूज़ कब की गई है। तो सिस्टम्स की उस किस्म के डेटा के साथ मैनिपुलेट किया जाता है जहाँ पे आपको ये समझना मुश्किल हो जाए कि ये सिस्टम एप्लीकेशन एक्सेस हुई थी सिर्फ, या फिर ये ओपन भी हुई और इसे यूज़ किया गया है। स्टेट अटैक्स होते हैं कि सेशन हैंडलिंग हो गई, कि अगर एक सेशन कम्युनिकेशन का आपके बैंकिंग चैनल के साथ बना हुआ है तो उस सेशन को हाईजैक कर लिया जाता है और फिर उसके थ्रू आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन्हें देखा भी जा सकता है और समटाइम्स उसी सेशन को यूज़ करते हुए वो आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। एमिनेशंस होते हैं अनऑथराइज्ड डेटा कैप्चर फ्रॉम कोएक्सियल केबल्स और सीआरटी मॉनिटर्स। हमारे पास जो पहले सीआरटी मॉनिटर्स होते थे उसके अंदर से जो लाइट एमिट हो रही होती थी, जो डेटा निकल रहा होता था, उस डेटा को थ्रू डिफरेंट मींस कैप्चर किया जा सकता था और उसे देखा जा सकता था कि एक्चुअली किस किस्म की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुई थी उस मॉनिटर के ऊपर। इसी तरह कोएक्सियल केबल्स के ऊपर भी एक डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू उनकी जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसकी के सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उस डेटा को डिसाइफर किया जा सकता है कि किस किस्म की कम्युनिकेशंस हो रही हैं। नाउ क्लाइंट बेस्ड सिस्टम्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्टिंग आ जाती है, नेटवर्क स्निफर्स आ जाते हैं, कोड रिव्यूज़ और पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह जब हम करते हैं तब हम अपने क्लाइंट बेस्ड सिस्टम्स के बारे में इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो 100% सिक्योर है। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, अगर आप वो देखना चाहें तो डिफरेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स भी हमने करके दिखाई हुई हैं और हमने दिखाया है कि किस तरह ये सारा कुछ चलता है। अब उसके अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे पास आता है कि डेटा एंड फाइल सिस्टम्स है, कि जैसे कि कोई भी चीज़ टेम्परेरी फाइल्स या कैशे फाइल्स आपके कंप्यूटर के अंदर रह जाती हैं, उन चीज़ों को देख के उससे इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। डेटा एंड मेमोरी, क्योंकि जब भी आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं रैम को तो कुछ जो डेटा जो आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं वो उसके अंदर स्टोर होता है। तो हम फोरेंसिक्स के अंदर उस रैम के अंदर भी जो डेटा है उसे भी निकालते हैं। अब फोरेंसिक्स के ऊपर भी एक कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल के ऊपर है, आप वो फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह डेटा फोरेंसिक्स होती है। अनप्रोटेक्टेड लोकल डेटा, जो भी कोई डेटा आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर है जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है उसे वहाँ से चोरी किया जा सकता है। जैसे अगर एक पीसी ऑफ है या लैपटॉप ऑफ है, अगर आप उसकी हार्ड डिस्क निकालेंगे और उसे किसी और कंप्यूटर के ऊपर लगाएंगे तो आप इजीली उसका डेटा रीड कर सकते हैं क्योंकि वह एनक्रिप्टेड नहीं होता। वनरेबल एप्लेट्स होती हैं, कोई भी जावा एप्लेट्स हैं जो कि ब्राउज़र्स के अंदर रन होती हैं, वो सर्टेन इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रख लेती हैं। अब उसके अंदर से भी डेटा लीक हो जाता है। वीक कम्युनिकेशन होता है कि डेटा बिटवीन टू नोड्स विदाउट एनक्रिप्शन, कि जब भी आपकी एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं है, आपका डेटा जब एक आपके नोड से निकला है वो एनक्रिप्टेड नहीं है और अदर एंड पे भी जब पहुंचा है वो एनक्रिप्टेड नहीं है, तो इस डेटा को कैप्चर किया जा सकता है। वायर शार्क हम यूज़ करते हैं उसके लिए, डेटा कैप्चर के लिए, और वो क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन जितने भी ऑथेंटिकेशन आपके डेटाबेस के ऊपर और मशीन के ऊपर हो रही है वो सारी उसके ऊपर आप देख सकते हैं। वीक ऑथेंटिकेशन है कि अगर आप कोई वीक ऑथेंटिकेशन मेथड्स यूज़ कर रहे हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फिर हमारे पास सर्वर बेस्ड सिस्टम्स आते हैं जिन्हें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स भी कहते हैं। इसके अंदर अगर हमारे पास वीक एक्सेस परमिशंस हैं कि हमने हर एक को एक्सेस दी हुई है और हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, यूज़र्स आ रहे हैं जा रहे हैं, हम कभी भी उसे नोट नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम एक्सेस फ्रॉड भी कहते हैं कि फैली नहीं है,
सारी इन्फॉर्मेशन और हमें कुछ नहीं पता कि कौन किसके पास किस किस्म की परमिशन हैं। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि नीड टू नो होना चाहिए कि वो यूज़र सिर्फ उस सूरत में उस चीज़ को एक्सेस करे जब उसको उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ उसे उस चीज़ को एक्सेस नहीं करनी चाहिए, रिगार्डलेसली अगर उसके पास उसे यूज़ करने की परमिशन है तब भी। रिटेंशन ऑफ सेंसिटिव डेटा, कीपिंग सेंसिटिव डेटा ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। हमारे पास डेटा वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस होते हैं जब हम अपने डेटा को एक्टिव सिस्टम से मूव कर देते हैं किसी सेकेंडरी सिस्टम्स के ऊपर, ताकि हमारा अगर डेटा कभी भी कोई किसी किस्म की पेनिट्रेशन या कुछ हो तो आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो लीक नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेशन और पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो होती है वो डेटा वेयर हाउस है विद वीक कंट्रोल्स, ये गोल्ड माइन होती है क्योंकि हम डिफरेंट सिस्टम से डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, जैसे किसी भी यूज़र बिहेवियर के बारे में। तो जितने भी सिस्टम से हमें डेटा मिलता है वो हम इकट्ठा करके एक जगह पे जमा कर लेते हैं जिसे हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं, ताकि हम उसके ऊपर किसी भी किस्म की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या कैलकुलेशंस कर सकें, ताकि हम पैटर्न लोगों के देखें। ये चीज़ें यूज़ होती हैं जनरली इन मार्केटिंग या ओवरऑल लोगों का माइंडसेट देखने के लिए, ताकि बेटर स्ट्रेटजीज़ इन द लॉन्ग टर्म बना सकें। अब क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम जो हमारे पास हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि अगर आप कोई आउटडेटेड एल्गोरिदम्स यूज़ कर रहे हैं, डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं और रोबस्ट एन्क्रिप्शन वगैरह नहीं यूज़ की है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। इसीलिए आपको कॉन्स्टेंटली एवरी ईयर उसे रिव्यू करना होता है कि जो एल्गोरिदम आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अगर कोई नॉन वनरेबिलिटी आ गई है तो गेट रिड ऑफ इट और एक बेटर एल्गोरिदम यूज़ करें। अनटेस्टेड एल्गोरिदम है कि आप अगर कहते हैं कि ठीक है मैं अपना एल्गोरिदम बनाना चाहता हूँ, वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एल्गोरिदम टेस्टेड नहीं होता है तो उसके अंदर हाई चांसेस होते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। इसीलिए बेहतर ये होता है कि आप वो एल्गोरिदम्स यूज़ करें जो कि पब्लिकली टेस्टेड हों। फेलियर टू एनक्रिप्ट द एनक्रिप्शन कीज़, जिस तरह आप डेटा एनक्रिप्ट करते हैं उसी तरह आपको एनक्रिप्शन कीज़ को भी एनक्रिप्ट करना होता है ताकि आप उसे प्रोटेक्ट कर सकें। वीक क्रिप्टोग्राफिक कीज़ होती हैं टू सिंपल और शॉर्ट कीज़, जो कि एक पब्लिकली नोन एक प्रिंसिपल है कि आपकी जो की है वो एनक्रिप्टेड लॉन्ग होनी चाहिए और डिफ़िकल्ट होनी चाहिए। लूजली प्रोटेक्टेड क्रिप्टोग्राफिक कीज़ लिमिट एक्सेस टू एनक्रिप्शन कीज़ यूजिंग के की और डी के। अब ये एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एल्गोरिदम है जो कि यूज़ करते हैं की एनक्रिप्शन की होती है पहले और फिर डेटा एनक्रिप्शन की होती है। अब की एनक्रिप्शन की क्या करती है कि ये आपके पासवर्ड को लेके उसकी ये एक क्रिप्टोग्राफिक की जनरेट करती है और उस की को यूज़ करते हुए आपके डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं। तो इस तरह अगर आप डिफरेंट कीज़ यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स आते हैं जिसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज़ लाइसेंस्ड ऑन ए सब्सक्रिप्शन बेसिस एज ए सेंट्रली होस्टेड, कहीं भी आप होस्ट कर सकते हैं उसे। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि एप्लीकेशन हैं, डेटा है, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी आप क्लाउड बेस्ड सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं या आप सेल्स फोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें उनके सर्वर्स के ऊपर होस्टेड होती हैं। आपको एक सिर्फ सब्सक्रिप्शन मिलती है और आप और आपका डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को रिमोटली एक्सेस करता है, वेयर यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डवेयर अपग्रेड, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी और वो सारी चीज़ें वो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप एक अपफ्रंट फ़ी पे कर रहे होते हैं जिसके अगेंस्ट आपको वो सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर होता है कि कस्टमर्स कैन डिप्लॉय सपोर्टेड एप्लीकेशंस टू द प्रोवाइडर्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अंदर आपके पास जो चीज़ को आपने मैनेज करना होता है वो आपकी एप्लीकेशंस और डेटा है। बाकी रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की, जिसे हम CSP भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ आती हैं। अब आप अगर एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करना चाहते, तो आप उनकी सर्विसेज को यूज़ करेंगे और आप अपनी एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर देंगे। अब क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स के अंदर आपको ये देखना होता है, जैसे हमारे पास डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज हैं जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का भी है, हमारे पास VMware का भी है, गूगल का भी है और इवन इसका VMware का है, तो ओरेकल का डिफरेंट है आपके पास। अब उसके अंदर वो बाज़ ऐसी कुछ फीचर्स देते हैं जैसे कि गूगल क्लाउड सर्विसेज के ऊपर कि उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेंगी। तो जब आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि उसकी क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, कि अगर आप
एक क्लाउड सर्विस से अपने आप को किसी और क्लाउड सर्विस पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो पोर्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशंस होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है, कस्टमर्स हैव कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशन एज वेल एज सम कंट्रोल ऑन नेटवर्किंग कंपोनेंट्स या फायरवॉल एट्सेट्रा। अब इसके अंदर आपके पास एप्लीकेशंस, डेटा, रन टाइम और मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आप मैनेज करते हैं। उनके एंड पे वो वर्चुअलाइजेशन और सर्वर्स की स्टोरेज और नेटवर्किंग वगैरह को देख रहे होते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका यूज़ करते हैं टू डिप्लॉय योर ओन एप्लीकेशंस और आप अपने सारे ऑपरेशंस वहाँ से रन करते हैं। अब क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स के पास हमारे पास डिप्लॉयमेंट मॉडल्स भी आते हैं जो हम पब्लिक क्लाउड कहते हैं, कम्युनिटी, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। अब पब्लिक क्लाउड होता है ओपन टू यूज़ टू जनरल पब्लिक, ओन्ड एंड मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी। कोई और मैनेज कर रहा है, आपने सिर्फ उसकी सर्विसेज ली, जैसे कि हमने ऑफिस 365 की एग्जांपल दी थी। कम्युनिटी क्लाउड होता है यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एक है जो कि आपको जगह मिली होती है कि आप अपने जितने भी ऑपरेशन हैं वहाँ से क्लाउड से सर्विसेज अपनी रन करते रहेंगे। प्राइवेट क्लाउड होता है एक्सक्लूसिवली बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है कि आपने एक अपना क्लाउड बनाया हुआ है, वो सिर्फ आपके विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, या आपके पास कोई भी आपने क्लाउड सर्विस ली हुई है जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप लोगों के लिए है, वो आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है। अब हाइब्रिड क्लाउड जो है ये मिक्सचर होता है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। जैसे कि आप कुछ चीज़ें अपने पास रखना चाहते हैं प्राइवेट क्लाउड में, कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं पब्लिक क्लाउड में। अब प्राइवेट क्लाउड के अंदर आपके ADFS हो गए, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज वगैरह हो गई, वो आप अपने ही प्रेमिसेस पे करना चाहते हैं, और आप एक पब्लिक क्लाउड के ऊपर बाकी चीज़ें डाल रहे हैं, तो आपकी ऑथेंटिकेशन आपके प्राइवेट क्लाउड से होगी थ्रू VPN। वो दोनों कनेक्ट करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, और वो फिर उसके अंदर उनकी कम्युनिकेशन हो जाती है। नाउ कंटेनराइजेशन एक नया कंसेप्ट है जिसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन जो डेवलप करते हैं उसके अंदर आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं चाहिए होते। आप उसके अंदर उसे कंटेनराइज कर देते हैं कि एक एप्लीकेशन एक अपने कंटेनर के अंदर चलेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम एक रहेगा। तो जिस तरह हम वर्चुअलाइजेशन के अंदर करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स होते हैं और हर एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो अपनी कैपेसिटी के अंदर रन कर रहा होता है। कंटेनराइजेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, लेकिन हम एक एप्लीकेशन को उन कंटेनर्स के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये इसके अंदर रन करेगी और इससे दूसरी एप्लीकेशन अफेक्ट नहीं होंगी। अब इसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फ्लॉज होते हैं, कंटेनर इंजन्स के होते हैं कि वो एक दूसरे से देख रही हैं कि नहीं, किसी का डेटा किसी के साथ लीक तो नहीं हो रहा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई इशू तो नहीं है, उसके पास एक्सेस मैनेजमेंट राइट्स क्या हैं और उनके ऑपरेशंस आपस में कैसे चल रहे हैं, उसे मॉनिटर किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि जो भी डेटा उनसे जनरेट हो रहा है वो किसी भी तरह किसी और एप्लीकेशन के साथ लीक नहीं हो रहा या उन्हें शो नहीं हो रहा। इसके पास हमारे पास आता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, यूज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर्स और ग्रिड कंप्यूटिंग को यूज़ किया जाता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इंटेंसिव प्रोसेसिंग पावर जहाँ पे हमें चाहिए होती है, जैसे सिस्मिक रिसर्च है, या हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, या हम किसी भी किस्म की ह्यूज कैलकुलेशंस करते हैं, उसके अंदर हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यूज़ होती है। अब यूजुअली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर आप देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो हमेशा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नाउ एज कंप्यूटिंग के अंदर होता है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड नियर टू द एजेस ऑफ द एनवायरनमेंट क्लोज टू वेयर द डेटा इज एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। जब हम इसकी एज कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो आप वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस की बात कर देते हैं, जैसे DHL है हमारे पास, UPS है, RMX है, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जहाँ पे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है और वो कॉन्स्टेंटली फीड हो रहा होता है। तो एज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज क्या होती हैं, दे आर डिप्लॉयड एट द एजेस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। एज कंप्यूटिंग इज ऑल अबाउट सर्वर प्लेसमेंट इन द नेटवर्क टू रिड्यूस द लेटेंसी एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो वो जो सिस्टम्स होते हैं वो सारा डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं किसी भी IoT डिवाइसेस की तरफ से, और वो सारा कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा होता है टू दी डेटा सेंटर्स। तो उन्हें डेटा सेंटर्स को डिफरेंट नोड से डेटा इंडिविजुअली कलेक्ट नहीं करना होता। जो एज कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं वो वहाँ पे डेटा कलेक्ट करके और कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे होते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ़ दी आइटम्स जो हमारी डिलीवरी सर्विसेज हैं वो जैसे ही आपको डिलीवर करती हैं इंस्टेंटली आपको मैसेज और ईमेल आ जाती है AliExpress या DHL या RMX से कि आपका आइटम डिलीवर हो गया है, क्योंकि वो जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो इंस्टेंटली अपडेट हो रहा है और कॉन्स्टेंटली फीड हो रहा होता है फ्रॉम टू द मेन डेटा सेंटर, और वहाँ से फिर डिफरेंट ईमेल्स और कन्फर्मेशंस वहाँ से ट्रिगर होती रहती हैं।
इसके बाद हमारे पास वर्चुअलाइजेशन सिस्टम्स आते हैं, हैविंग मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन ए सिंगल हार्डवेयर, कि आपके पास एक ह्यूज हार्डवेयर है, उसके ऊपर ह्यूज रैम है और प्रोसेसिंग पावर है, आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को उसके अंदर सेपरेट कर देते हैं। अब उसके अंदर आपको देखना होता है कि हाइपरवाइज़र तो नहीं आपका किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा। अब हाइपरवाइज़र ये होता है जो कि कंट्रोल करता है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अंडर वन हार्डवेयर, जिसे हम एक होस्ट कहते हैं। वो होस्ट के ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं। होस्ट वो होता है जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, रैम बहुत ज़्यादा होती है, ताकि वो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को रन कर सके। और जब हम स्प्रॉल की बात करते हैं तो हमें मेक श्योर करना होता है कि जितने भी हमने वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं वो हम कॉन्स्टेंटली डिलीट भी करते रहें। ये नहीं है कि अगर कोई वर्चुअल मशीन यूज़ नहीं हो रही तो वो आइडल वहाँ पे पड़ी हो, क्योंकि वो रिसोर्सेज आपकी कंज्यूम कर रही होती है। अब वेब बेस्ड सिस्टम्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट आते हैं, कस्टम मेड एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं या वेब सर्वर्स आ जाते हैं। अब उसके अंदर इंजेक्शन अटैक्स की प्रॉब्लम होती है कि किसी भी तरह आपका डेटा लीक हो सकता है फ्रॉम योर डेटाबेस या एप्लीकेशन। ऑथेंटिकेशन वीकनेस होती है, सेशन मैनेजमेंट का इशू है कि लॉगिन और ऑथेंटिकेशन और किसी और ने सेशन हाईजैक कर लिया। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है कि कोई भी मेलवेयर कोड किसी भी वेबसाइट के थ्रू आपके कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड होता है तो कोई भी जो सेव्ड पासवर्ड्स हैं या कोई एक्सेस है, आपके जीमेल अकाउंट्स हैं या आपके वेब चैनल्स हैं, वो सारे आपके अकाउंट वहाँ से लीक आउट हो जाते हैं और वो फिर जो भी एडवर्सरी है वो एक्सेस ले लेता है उन सारे अकाउंट्स के ऊपर। और फिर प्राइवेसी एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस ये होता है कि आपके जितने भी कोई प्राइवेसी है या ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस हैं वो आपस में एक दूसरे से लीक हो जाते हैं, या कोई भी डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट पे किसी भी वेब एप्लीकेशन के थ्रू, आपका वो सारा डेटा वहाँ से निकल के एडवर्सरी के पास चला जाता है। एंड में हमारे पास आते हैं मोबाइल सिस्टम, जो कि हम हैंड हेल्ड डिवाइसेस यूज़ करते हैं, मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं या इस तरह की चीज़ें। उसके अंदर हमें रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल देखना होता है कि किस एप्लीकेशन को हम अपने कैमरा के ऊपर, अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, फ़ोटो गैलरी के ऊपर, ये सारी चीज़ों को एक्सेस दे रहे हैं कि नहीं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि सिक्योरिटी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस नहीं होती है, क्योंकि आप एप्लीकेशन समटाइम पायरेटेड डाउनलोड कर लेते हैं और वो फिर जब मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके डेटा जितना भी है मोबाइल के अंदर वो साइलेंटली वहाँ से लेके वेब के ऊपर अपलोड कर रहा होता है और इस तरह आपका डेटा वहाँ से लीक हो जाता है। डोमेन नंबर 3, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आज हम क्रिप्टोग्राफिक सॉल्यूशंस के अंदर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स को देखेंगे। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ह्यूज है तो हम इसे डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेक्शंस में। तो असल में ये क्रिप्टोग्राफिक सॉल्यूशंस हैं, उसके अंदर सबसे पहले आज हम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स देखेंगे। इसके अंदर हम बेसिक टर्म्स को आज सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट होता है कोई भी टेक्स्ट जो हमारे पास एक रीडेबल फॉर्मेट में होता है, उसे हम डीसाइफर भी कहते हैं। साइफर टेक्स्ट जो है, जिसे हम एनसाइफर भी कहते हैं, ये प्लेन टेक्स्ट होता है ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्क्रैम्बल्ड मैसेज। जब भी हम किसी मैसेज को स्क्रैम्बल कर देते हैं जो कि नॉर्मली रीडेबल ना हो, उसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। अब एनक्रिप्शन होती है कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, के कोई भी टेक्स्ट को जिसे हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं स्क्रैम्बल्ड मैसेज के अंदर, उसे हम एनक्रिप्शन कहते हैं। डिक्रिप्शन के अंदर होता है कि कन्वर्टिंग ए साइफर टेक्स्ट बैक टू द प्लेन टेक्स्ट, यानी उसे कन्वर्ट करके उसकी असल शक्ल में जब हम वापस लेके आते हैं तो उसे डिक्रिप्शन कहते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है जो हमने पहले भी बात की थी। ये पैकेट्स होते हैं एनक्रिप्टेड एट सोर्स एंड डिक्रिप्टेड एट डेस्टिनेशन, कि जैसे ही एक पैकेट निकलता है एक सोर्स से वो एनक्रिप्ट हो जाता है और फिर जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो दोबारा से डिक्रिप्ट हो जाता है। लिंक एनक्रिप्शन के अंदर ये होता है कि ए टेक्निक यूज्ड इन विच ए कम्युनिकेशन ट्रैवलिंग अलोंग ए नेटवर्क इज एनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ द नोड, कि जैसे जैसे वो अपनी नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचता जाता है वो अपनी मज़ीद एनक्रिप्शन लेता जाता है ताकि वो सिक्योर से सिक्योर होता जाए। जैसे कि कंप्यूटर 1 से हमारे पास एक डेटा ट्रांसफ़र होता है टू राउटर 1, तो राउटर 1 जब उसे लेगा तो उसे वो पैकेट को दोबारा से डिक्रिप्ट करेगा और एनक्रिप्ट करेगा, फिर राउटर 2 दोबारा से उसे डिक्रिप्ट करेगा, एनक्रिप्ट करेगा और फिर वो कंप्यूटर 2 के ऊपर पहुंचता है और वो फिर उसे डिक्रिप्ट करता है। तो उसकी कीज़ कॉन्स्टेंटली ट्रांसफ़र हो रही होती हैं फ्रॉम राउटर टू राउटर। अब इसके अंदर ये एक सिर्फ प्रॉब्लम आती है कि अगर राउटर कॉन्फ़िगरेशन या कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उसके पास ये जो सीक्रेट कीज़ हैं वो लीक होने का ख़दशा होता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो मेन मैसेज है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है।
इसके बाद हमारे पास आता है की स्पेस। की स्पेस होती है ए रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर ए की इन क्रिप्टो सिस्टम, कि जो भी हम कोई की रख सकते हैं उसकी पॉसिबल जो भी कम्बिनेशन होती है उसे हम की स्पेस कहते हैं। अब क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम जो है, जिसे हम साइफर भी कहते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन यूज टू प्रोड्यूस ए साइफर टेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है कि एनक्रिप्शन जो भी है उसके अंदर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज़ होती है, तो उसे हम इसीलिए इसे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम कहते हैं। क्रिप्टो वेरिएबल होता है जिसे हम की भी कहते हैं, ये सीक्रेट की होती है जो कि अप्लाई की जाती है किसी भी एल्गोरिदम के ऊपर टू कन्वर्ट इट इनटू ए क्रिप्टो और एनक्रिप्टेड टेक्स्ट या मैसेज। इसके बाद हमारे पास आता है की क्लस्टरिंग। की क्लस्टरिंग है व्हेन आइडेंटिकल साइफर टेक्स्ट मैसेजेस आर जनरेटेड फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट मैसेज विद द सेम एनक्रिप्शन एल्गोरिदम बट डिफरेंट एनक्रिप्शन कीज, कि हमारे पास सेम एल्गोरिदम था लेकिन डिफरेंट कीज हमने यूज की, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं की क्लस्टरिंग। अब हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ साइफर्स आ गए। इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो ब्लॉक साइफर है और फिर स्ट्रीम साइफर है। अब ब्लॉक साइफर को हम जब देखते हैं तो वो कहता है इट ऑपरेट्स ऑन ए सिंगल फिक्स ब्लॉक जो कि 128 बिट्स का होता है प्लेन टेक्स्ट का, और ये उसके हिसाब से इसे एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, जैसे कि जिसकी एग्जांपल है AES है, DES है, ब्लोफिश है और टूफिश RC5। ये हम अपने लेटर लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। स्ट्रीम साइफर होता है इट ऑपरेट्स रियल टाइम ऑन कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा बिट बाय बिट उसके ऊपर उसे कन्वर्ट करता है। यहाँ पे एक ब्लॉक के ऊपर टोटल उसे वो कन्वर्ट करता है, और इधर यहाँ पे स्ट्रीम टेक्स्ट के अंदर वो बिट बाय बिट करता है। ये फास्टर होता है ब्लॉक साइफर के मुकाबले में, बट इसके अंदर सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसकी की सिर्फ एक दफ़ा यूज़ हो सकती है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इन ए साइफर टेक्स्ट। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ साइफर्स आते हैं। सब्स्टिट्यूशन साइफर्स हैं सबसे पहले हमारे पास, जिसके अंदर होता है कि इट रिप्लेस बिट्स कैरेक्टर और कैरेक्टर ब्लॉक्स इनटू ए प्लेन टेक्स्ट, उसे उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है विद alternate bits, characters और character blocks to produce ciphertext। ओके, अब इसकी ये एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये किस तरह कन्वर्ट करता है। अब जैसे हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है ABC, हम उसे नॉर्मल टेक्स्ट में लिखते हैं ABC। अब उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है A, जैसे आपको पता है नंबर 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 के ऊपर आता है। अब उसके अंदर हम एक सब्स्टिट्यूशन वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कर दी 7, 8 और 9, कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन वैल्यू। फिर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 + 1 8 हो गया, 8 + 2 10 हो गया, 9 + 3 12 हो गया। तो ये हमारे पास कन्वर्ट होके आ गया 8, 10 एंड 12। अब ABCD के टेबल में अगर आप देखेंगे तो 8 नंबर के ऊपर H आता है तो हमने यहाँ H लिख दिया, 10 नंबर पे J आता है तो J लिख दिया, और 12 के ऊपर L आता है तो L लिख दिया। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर जब हम साइफर टेक्स्ट हमारे पास निकलेगा तो हम लिखेंगे HJL। एक्चुअली जो टेक्स्ट था वो ABC था, तो इस तरह हम इसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू ए साइफर टेक्स्ट। अब हम आगे देखेंगे ट्रांसपोजिशन क्या होती है। इट रीअरेंजेस द बिट कैरेक्टर्स और कैरेक्टर ब्लॉक्स इनटू प्लेन टेक्स्ट टू प्रोड्यूस ए साइफर टेक्स्ट। अब जैसे हमारे पास टेक्स्ट है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, तो उसे हम इस तरह 9 कैरेक्टर्स की लेंथ में विदाउट स्पेसेस लिख लेते हैं, और फिर हम इसे रो वाइज पहले हमने लिखा, फिर हम इसे कॉलम वाइज यहाँ पे इसके अल्फ़ाबेट्स 1 बाय 1 जब नोट करते हैं तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन इस तरह की आती है जो कि टोटली डिफरेंट है, जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे टॉप पे अपीयर हो रही है, जो कि क्लियर टेक्स्ट में थी, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। उसे हमने कन्वर्ट किया टेक्स्ट में, और फिर हमने उसे रीअरेंज कर दिया कैरेक्टर्स को ब्लॉक्स में, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो ये था हमारा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स के ऊपर लेक्चर। डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के अंदर क्रिप्टोग्राफिक सॉल्यूशंस की सब कैटेगरी है हमारे पास सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। अब क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स के अंदर सिमेट्रिक की के अंदर ये होता है कि वो सिंगल की और प्राइवेट की जिसे हम कहते हैं उसे हम शेयर करते हैं ऑन नेटवर्क फॉर क्रिप्टोग्राफी। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि सिक्योर कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज़
स्केलेबिलिटी का मसला होता है कि डिफरेंट कीज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ कम्युनिकेशन, आप सेम की बार बार यूज़ नहीं कर सकते। लिमिटेड फंक्शनैलिटी है इसकी, इट कैन नॉट प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन और नॉन रिपुडिएशन। ये हम अभी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम पहले भी बात कर चुके हैं। फंक्शनैलिटी के अंदर इट सपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियलिटी ओनली, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी इसके अंदर अवेलेबल नहीं होती है। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसकी स्ट्रेंथ है कि स्ट्रॉन्ग व्हेन एल्गोरिदम यूजेस लार्ज कीज़, यानी 128 बिट, 192 बिट या 256 बिट या लार्जर यूज़ करते हैं तो ये स्ट्रेंथ इसकी आ जाती है। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एसिमेट्रिक, ये हम अभी थोड़ी देर में ये भी लेक्चर कवर करेंगे। और अवेलेबिलिटी इसकी ये है कि वाइडली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल है। अब सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन को हम जब यहाँ पे एक पिक्चर में समझते हैं तो उसके अंदर आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, आप एक सीक्रेट की यूज़ करते हैं और उससे आप वो स्क्रैम्बल कर देते हैं डेटा को ताकि वो रीड ना हो सके। दूसरी साइड पे जिस भी पर्सन के पास वो मैसेज जाता है उसके पास यही सीक्रेट की होनी चाहिए जिससे ये एनक्रिप्ट किया गया है ताकि वो उस टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर सके और फिर उसे फिर ओरिजिनल टेक्स्ट में अपना डेटा नज़र आ जाता है। अब इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेम सीक्रेट की दोनों साइड पे कि आपने जो सेंडर है उसे रिसीवर को सीक्रेट की भेजनी पड़ती है टू डिक्रिप्ट द मैसेज। यही इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है कि ये जो सीक्रेट की आप ट्रांसफ़र करेंगे वाया नेटवर्क, अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब हम इसकी डिफरेंट कैटेगरीज इसके अंदर देखते हैं जो हमारे पास सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन के अंदर आते हैं। उसके अंदर सबसे पहले डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है जिसे हम DES भी कहते हैं। सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है फॉर एनक्रिप्शन ऑफ डिजिटल डेटा। ऑल्दो its short key length of 56 bit makes it too insecure for modern applications। ये 56 बिट की है तो इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, डिक्रिप्ट हो सकती है इजीली ऑन ए नॉर्मल कंप्यूटर, इसलिए इतनी वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी बात जो आई थी क्योंकि ये ब्रेक हो गई थी, जब भी हम कहते हैं कि ब्रेक हो गई है इसका मतलब है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, तो हमारे पास ट्रिपल DES आया। ये भी सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है विच अप्लाइज DES साइफर एल्गोरिदम 3 टाइम्स। ये हर डेटा के ऊपर उस चीज़ को अप्लाई करता है, इसीलिए इसे हम ट्रिपल DES कहते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि मैसेज इज एनक्रिप्टेड यूजिंग वन की, एक की से एनक्रिप्ट हुआ, एनक्रिप्टेड बाय यूजिंग ए सेकंड की, फिर सेकंड की से हम एनक्रिप्ट करते हैं और फिर एनक्रिप्ट करते हैं तीसरी दफ़ा भी फर्स्ट या थर्ड की को यूज़ करते हुए उसे हम दोबारा से एनक्रिप्ट कर देते हैं, इसीलिए इसे हम ट्रिपल की एनक्रिप्शन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जिसे हम AES भी कहते हैं। US गवर्नमेंट स्टैंडर्ड है, इसने रिप्लेस किया ट्रिपल DES को क्योंकि इसके अंदर जो हम ब्लॉक साइज यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ होती है 128, 192 और 256 बिट्स और ये डिज़ाइंड है कि ये रेजिस्ट करता है किसी किस्म के भी अटैक्स को क्योंकि इसकी की काफ़ी लेंथी होती है। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लोफिश एंड टूफिश। ये ब्लोफिश ऑपरेट्स करता है 64 बिट ब्लॉक्स के ऊपर और 16 राउंड्स इसके बार बार उसे रिकर्सिवली यूज़ करता है। इसकी लेंथ अप टू 448 बिट्स होती है। टूफिश को वॉज रिप्लेस्ड बाय AES, ऑपरेट्स ऑन 128 बिट ब्लॉक्स और 16 राउंड्स होते हैं। इसकी की लेंथ 256 बिट्स है। फिर हमारे पास राइवेस साइफर्स आ गए जो कि RC2 टू RC6 तक होते हैं। RC2 के अंदर ये ब्लॉक मोड के अंदर 64 बिट का ब्लॉक बनाता है और इसकी वेरिएबल लेंथ होती है। RC4 जो है स्ट्रीम साइफर है, वेरिएबल लेंथ है ऑफ 128 बिट। RC5 जो है सिमिलर टू RC2 है विद वेरिएबल लेंथ ऑफ अप टू 2048 बिट्स और वेरिएबल ब्लॉक साइज इसका 32, 64 बिट और 128 बिट्स होता है और वेरिएबल प्रोसेसिंग राउंड्स होते हैं 0 to 255, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। RC6 जो है ये ड्राइव किया गया है इस RC5 से, सिर्फ इसका जो ब्लॉक साइज है वो 128 बिट्स का होता है और वेरिएबल लेंथ होती है इसकी 128, 192 और 256 बिट्स। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल डेटा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम जिसे हम आइडिया साइफर भी कहते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन 64 बिट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स, 128 बिट कीज, 8 राउंड्स होते हैं और 16 बिट्स के सब ब्लॉक्स होते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है एज़ फार एज़ एग्ज़ाम इज़ कंसर्न। आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी वीकनेस क्या थी, उसे किसने टेक ओवर किया, वो ब्रेक हो गया था, इसके बाद ये दूसरा साइफर आया है। ये सारी चीज़ें बस आपके जहन में होनी चाहिए। डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन जो कि क्रिप्टोग्राफिक सॉल्यूशंस के अंदर हमारा नेक्स्ट लेक्चर है।
एसिमेट्रिक की यूजिंग डिफरेंट कीज, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है जिसे हम प्राइवेट की और जिसके अंदर हम प्राइवेट की और पब्लिक की यूज़ करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस जी हैं कि इसकी स्पीड इट्स स्लोअर दैन सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन जिसके अंदर सिंगल की यूज़ होती है, इसके अंदर 2 कीज़ यूज़ होती हैं और ये 10,000 टाइम्स स्लोअर है सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन के। और एडवांटेजेस इसके ये हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मसला नहीं, क्योंकि कोई की हमें एक्सचेंज नहीं करनी होती, इसे हम इजीली डिजिटल सर्टिफिकेट से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। अवेलेबिलिटी जो है वाइडली एक्सेप्टेबल है ये, और इसकी फंक्शनैलिटी के अंदर ये आता है कि ये सपोर्ट करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, इसलिए इट्स मच बेटर दैन सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। अब इसके अंदर हम जब देखते हैं सिमेट्रिक एनक्रिप्शन को, तो जैसे एक पर्सन ए है वो कोई मैसेज पर्सन बी को भेजना चाहता है, तो वो पर्सन, हर पर्सन की एक पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। जैसे पर्सन ए है, इसकी भी एक पब्लिक की होगी, प्राइवेट की होगी। पब्लिक की जो है वो आप पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, प्राइवेट की आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। इसी तरह जो पर्सन बी जिसे आप मैसेज भेज रहे हैं उसकी भी एक पब्लिक की होगी और प्राइवेट की होगी। अब दोनों अपनी पब्लिक कीज़ आपस में शेयर कर सकते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए आपको दूसरे की पब्लिक की चाहिए होती है इन कंजंक्शन विद योर प्राइवेट की। अब जब पर्सन ए पर्सन बी को मैसेज भेजना चाहता है तो वो कहता है कि हेलो, मैं आपको मैसेज भेजना चाहता हूँ, आप अपनी मुझे पब्लिक की ट्रांसफ़र करें। तो पर्सन बी जो है वो अपनी पब्लिक की पर्सन ए को दे देगा। तो पर्सन ए जो है वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करता है और पब्लिक की यूज़ करता है पर्सन बी की, और उस मैसेज को एनक्रिप्ट कर देता है। तो वो मैसेज एनक्रिप्ट हो गया और वो मैसेज चला गया पर्सन बी के पास। अब पर्सन बी को जब उसे डिक्रिप्ट करना है तो वो पर्सन ए से कहेगा कि आप मुझे अपनी पब्लिक की भेजें। तो हमारा जो पर्सन बी है वो पर्सन ए की पब्लिक की लेगा, अपनी प्राइवेट की लेगा और उसे डिक्रिप्ट कर देगा। तो इसके अंदर सिर्फ आपको ये जहन में रखना है कि दोनों पब्लिक की अपनी शेयर कर रहे हैं। जब मैसेज एनक्रिप्ट करेगा पर्सन ए तो वो पर्सन बी की पब्लिक की यूज़ करेगा, अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा, एनक्रिप्ट कर देगा। डिक्रिप्ट करने के लिए पर्सन बी जो है वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा और पब्लिक की पर्सन ए की यूज़ करेगा टू डिक्रिप्ट द मैसेज। एज सिंपल एज दैट। अब इसके अंदर डिफरेंट कीज़ हो गई, आपको कोई मसला नहीं है, आपने ईजिली अपनी की ट्रांसफ़र कर दी। अब जब हम डिजिटल सर्टिफिकेट का कहते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जब भी पर्सन ए एनक्रिप्ट करता है मैसेज को, कि वो एनक्रिप्ट करना चाहता है मैसेज को, इसने पब्लिक की पर्सन बी से ले ली। अब ये अपनी पब्लिक की अपनी प्राइवेट की यूज़ करता है और पर्सन बी की पब्लिक की यूज़ करता है, और अपनी प्राइवेट की यूज़ करते हुए इसे यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर अपना लगा देगा कि ये मैंने एनक्रिप्ट की है की। तो जब पर्सन बी के पास आता है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती हैं, वो पर्सन ए की पब्लिक की यूज़ करेगा, अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा, और उसे जब मैसेज नज़र आएगा तो उसके अंदर उसे डिजिटल सिग्नेचर भी नज़र आ जाएगा जो कि पर्सन ए का था। तो वो उसे एक सेकंड लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन हो जाता है उसके अंदर, कि उसे ये चीज़ श्योर हो जाती है कि ये यही डिजिटल सर्टिफिकेट है और ये चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये ऑथेंटिक मैसेज है। अब इसी तरह हम, जैसे हमने पहले की देखी थी, हम इसके अंदर इसकी डिफरेंट चीज़ें देखते हैं जो कि डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। एसिमेट्रिक की के सबसे पहले RSA आता है। इसे एसिमेट्रिक की वाइडली यूज फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन फैक्टरिंग प्राइम नंबर्स, जो कि RSA है। एक कंपनी भी अब इसके ऊपर फुल इन्होंने अपने नाम की कंपनी बनाई थी और फिर उन्होंने अपना एल्गोरिदम निकाला था। फिर हमारे पास डेफी-हेलमैन आता है की एक्सचेंज। ये की एक्सचेंज मेथड है, सिक्योरली एक्सचेंजिंग क्रिप्टोग्राफिक कीज ओवर पब्लिक चैनल्स। अब इसकी एग्जांपल यहाँ से ये जो हमने विकीपीडिया से उठाई है उसके अंदर पब्लिक की और वो प्राइवेट की सेम चीज़ है कि बॉब अगर कुछ एलिस के लिए करना चाहता है। अब हमारे पास 2 यूज़र्स हैं, एलिस एंड बॉब है। अब एलिस अगर उसे मैसेज को एनक्रिप्ट करना चाहता है तो अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा और पब्लिक की बॉब की यूज़ करेगा। यहाँ से वो कंबाइन करेगा और उसे एक सिमेट्रिक की यहाँ पे आती है जिसे शेयर्ड की कहते हैं, जो कि शेयर कर दी जाती है ऑन द नेटवर्क विदाउट हैविंग एनी इश्यूज। और फिर वो जो सिमेट्रिक की है वो दोनों कंबाइन होके उसे डिक्रिप्ट करना है, तो एलिस की पब्लिक की यूज़ होगी और बॉब की प्राइवेट की यूज़ होगी टू डिक्रिप्ट द मैसेज। तो ये सिर्फ एक एडिशन है
टू एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन जो हमने पहले देखा था, ये उसकी सिर्फ एक एडवांस फॉर्म है। अब उसके अंदर हमारे पास एल गमल आ गया, एक्सटेंड फंक्शनैलिटी, ये फर्दर इसकी फंक्शनैलिटी को डेफी-हेलमैन को ऐड करता है। सिर्फ इसके अंदर ये क्या करता है कि इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर दिया, जैसे कि हमने सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन के अंदर देखा था। हमारे पास फिर आता है एलिप्टिक कर्व, यूजर स्मॉलर कीज एंड सिग्निफिकेंटली फास्टर दैन सिमेट्रिक की एल्गोरिदम। इट्स इम्प्लीमेंटेड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन एंड स्मार्ट कार्ड्स, उसके अंदर यूज़ होता है क्योंकि इसकी जो की लेंथ होती है वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू एसिमेट्रिक की, तो ये जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग आती है, जो कि अभी बहुत अर्ली स्टेजेस के अंदर है। इसके अंदर इमर्जिंग कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग डिज़ाइन है दैट यूजिंग क्वांटम स्टेट्स टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस, एक कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस का तरीका है। और ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है क्रिप्टो सिस्टम्स का, क्योंकि आप जो भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम यूज़ करेंगे आपको ये देखना होता है कि आपका वो कितना सिक्योर है अगेंस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग। अब इसके अंदर जब भी हम बात करते हैं और हमें अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि कौन सा आपको क्रिप्टोग्राफिक मेथड है जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर सिक्योर है, तो वो लेटिस एल्गोरिदम है सो फार, जो कि सबसे ज़्यादा सिक्योर है अगेंस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिदम्स। डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। आज हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे। अब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट्स अ सेट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पॉलिसीज़, प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी सर्टिफिकेट को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट, यूज़, स्टोर, रिवोक कोई भी डिजिटल सर्टिफिकेट या पब्लिक कीज़, तो उसे हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, पहले हम ये समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मैनेजमेंट कीज़ के बारे में किस तरह हम उसे मैनेज कर सकते हैं। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो सबसे पहले सर्टिफिकेट अथॉरिटी होता है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है जो कि इशू करता है सर्टिफिकेट, मेंटेन करता है, उसके स्टेटस पब्लिश करता है और रिवोकेशन लिस्ट वगैरह और आर्काइव्स को देखता है। अब जब भी एक सर्टिफिकेट इशू होता है तो एक सेंट्रल बॉडी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अपना ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, कोई भी जो भी आपका ब्राउज़र है उसके अंदर जो आपकी सर्टिफिकेट होता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आप कुछ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं या कहीं भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपको एक सर्टिफिकेट ऊपर नज़र आता है ब्राउज़र में एड्रेस बार के साथ। वो आप क्लिक करेंगे तो आप उसके सर्टिफिकेट की डिटेल्स देख सकते हैं। ये मेंटेन करता है, उसके अंदर सारी डिटेल होती हैं कि किसने इशू किया, उसकी एक्सपायरेशन डेज क्या है, उसकी सारी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर होती है। उससे आप वेरीफाई करते हैं कि ये सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है और इसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। रेवोकेशन लिस्ट होती है कि अगर एक सर्टिफिकेट उन्होंने रोक दिया किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, उन्हें पता लगा कि वो वेबसाइट कोई एक मैलिशियस वेबसाइट है या किसी की वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो वो अपना सर्टिफिकेट वहाँ से रिवोक कर देते हैं, इसीलिए वो रेवोकेशन लिस्ट है। आर्काइव्स होता है जिस तरह हम उसे सेव करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का काम होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर वेरीफाइंग द सर्टिफिकेट कॉन्टेंट्स verified by the certificate authority. Repository accept the certificates and revocation list जो भी रेवोकेट किए गए हैं from certificate authority and distribute them to authorized parties कि जिसने भी उसके लिए अप्लाई किया था उस पार्टी को इशू कर देते हैं। आर्काइव के अंदर लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है उसकी आर्काइव की, और उसकी इंफॉर्मेशन हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी से लेते हैं। अब हमारे पास इसके मैनेजमेंट ऑफ एनक्रिप्शन कीज़ की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले तो है जनरेशन, कि हम जब भी उसे एक सर्टिफिकेट को जनरेट करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि वो एक सिक्योर सिस्टम के ऊपर रैंडमली सर्टिफिकेट जनरेट किए गए हैं, उनका एक सीक्वेंस नहीं होना चाहिए ताकि किसी को पता ना लगे कि इस सर्टिफिकेट के बाद कौन सा दूसरा सर्टिफिकेट था, और उसके किसी किस्म के भी क्लूज़ और उसकी की स्पेस पता नहीं लगनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमें ये मेक श्योर करना होता है कि उसकी जो कीज़ हैं वो सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हों, उसकी कोई वनरेबिलिटी ना हो। अगर वो एक सिमेट्रिक की है उसकी या एसिमेट्रिक की है तो वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएँ इन ए वे कि उसका जो मैकेनिज़्म है वो आपका 100% सिक्योर होना चाहिए। इंस्टॉलेशन के अंदर ये होता है कि इंस्टॉलेशन यूजुअली सर्टिफिकेट्स की एक मैनुअल प्रोसेस होता है, और उसके अंदर ये देखना होता है कि हम जब सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो या इनकरेक्टली एंटर ना किया गया हो, ताकि उसे यूज़ करने में कभी बाद में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए।
स्टोरेज का मतलब ये है कि जो भी उसके ऊपर हमारी की स्टोर्ड हैं वो एनक्रिप्टेड हों, जिस मीडिया के ऊपर भी हमने सेव की हैं, और अगर हम उसे कहीं ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं तो वो हम उसे सिक्योर चैनल्स के थ्रू ट्रांसफ़र करें ताकि उनकी कीज़ किसी भी तरह वहाँ से निकाली ना जा सकें। चेंज का मतलब ये होता है कि हम जो भी उसकी कीज़ जैसे कि पासवर्ड वगैरह हैं, उसकी चेंज मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, वो हम सिक्योरली रखें और वो सेम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह जो उसकी का पासवर्ड है या उसकी फ्रीक्वेंसी यूज़ करने की जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो यूज़ होगा उतने चांसेस होते हैं कि वो उसकी की इंटरसेप्ट हो जाए या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। कंट्रोल का मतलब ये है कि हम उसकी की को कंट्रोल करते हैं और एड्रेस करते हैं उन्हें प्रॉपर यूज़ ऑफ कीज़ को, और डिफरेंट कीज़ जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ की जाती हैं और वो सिर्फ उसी फंक्शन के लिए यूज़ हों जिसके लिए वो आपको बताई गई हैं। डिस्पोजल के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, हम इरेज कर दें कीज़ को या डिस्ट्रॉय कर दें, और इसका कंटेंट इवन आवर डिस्ट्रक्शन किसी भी तरह किसी को पता नहीं लगना चाहिए ताकि आपकी कीज़ 100% सिक्योर रहें। डोमेन नंबर 3, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आज हम डिजिटल सिग्नेचर्स एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स को देखेंगे। अब जब भी हम डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो हमें इस चीज़ को, ऑथेंटिकेशन को गारंटी करना होता है कि तो ऑथेंटिसिटी किसी भी मैसेज की किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। अब उसके अंदर हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जब हमने उसे ट्रांसमिट किया है मैसेज को, तो किसी भी तरह एक्सीडेंटली या ट्रांसमिशन के अंदर उसका कोई भी कंटेंट चेंज नहीं हुआ है। वो मैसेज को रीप्ले नहीं होना चाहिए और मैसेज को उतनी उसकी ओरिजिनल स्टेट में रेसिपिएंट तक पहुंचना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, जिसके अंदर चेक सम है, CRC वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू वेरीफाई दी इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स। अब इस लेक्चर के अंदर हम वो सारी डिफरेंट चीज़ें देखेंगे जो कि वेरीफाई करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ ए डॉक्यूमेंट के जो भी भेजा गया है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर है। अब उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है नॉन रेपुडिएशन। इसका एन एक्शन है सच एज एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ईमेल कम्युनिकेशन और सो ऑन, और अकरेंस कैन नॉट बी ईजिली डिनाइड। अब इसके अंदर मेन मतलब जो होता है, रेपुडिएट का मतलब होता है कि डिनाई करना किसी भी चीज़ को। अब जब भी हमारे पास कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है, क्योंकि इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, कि कोई भी आदमी ये कोई भी मेल भेजने के बाद या ट्रांजैक्शन करने के बाद उसे डिनाई ना कर सके कि ये मैंने नहीं भेजा था, क्योंकि वो जो भी एक मैसेज उसके थ्रू आएगा वो एक डिजिटल सर्टिफिकेट उसके ऊपर होगा, उसके ऊपर उसकी प्राइवेट की होगी जो कि एंडोर्स करेगा कि ये मैसेज उसी एक बंदे ने भेजा है। तो इस टेक्निक को हम नॉन रेपुडिएशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी जैसे कि एक बहुत ही ओपन और कॉमन वर्ड है। जब भी हम किसी भी मैसेज की ऑथेंटिसिटी देखते हैं तो हमें उसकी इंटेग्रिटी चेक करनी होती है, और वो इंटेग्रिटी हम उसकी हैशिंग के थ्रू भी चेक करते हैं। इट्स अ वैल्यू वेयर डेटा इनसाइड ए डॉक्यूमेंटेड हैश। कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर वैल्यू जो भी है उसे हैश कर देते हैं यूजिंग एल्गोरिदम सच एज शाह एल्गोरिदम, SHA जिसे हम कहते हैं, और मैसेज डाइजेस्ट जिसे हम MD5 भी कहते हैं। यह भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। दिस टर्न्स द डेटा इनसाइड द फाइल इनटू ए लॉन्ग टेक्स्ट स्ट्रिंग नोन एज ए हैश वैल्यू। उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी एक नंबर के अंदर जिसे हम हैश वैल्यू कहते हैं, और उसे हम मैसेज डाइजेस्ट भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ओरिजिनल मैसेज दोबारा से रिक्रिएट नहीं हो सकता, और दो जो मैसेजेस हैं उनकी जो आउटपुट है वो 100% सेम नहीं हो सकती। कि अगर आपने एक दफ़ा एक पैराग्राफ को या किसी को आपने उसकी हैश वैल्यू निकाली है, उसके अंदर ज़रा सी भी आप माइनर एक डॉट या स्पेस की भी चेंज करें और दोबारा उसकी हैश वैल्यू देखें तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। और अगर कभी भी आपकी वैल्यू सेम हो जाएं तो उसे हम कोलिजन कहते हैं सिचुएशन को, जो कि हम इन डिफरेंट वर्ड्स उसे ब्रोकन भी कंसिडर करते हैं कि ये अब जो एल्गोरिदम है ये 100% सेम नहीं रहा है। तो जब भी आप देखेंगे कोलिजन, इसका मतलब है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैसेज डाइजेस्ट, जिसे हम MD5 भी कहते हैं। अब मैसेज डाइजेस्ट के अंदर इट्स ए फैमिली ऑफ वन वे हैशिंग एल्गोरिदम।
MD2 से लेके 4, 5, 6 है। 5 और 6 अभी भी यूज़ हो रहा है, लेकिन 5 इज़ स्टिल कंसिडर्ड ब्रोकन। MD6 मोस्ट रिसेंट है जो अभी भी चल रहा है। अब MD2 जो है ये बहुत स्लो होता था, ये 1989 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और इसके अंदर वही 128 बिट का आपके पास मैसेज डाइजेस्ट होता है। फिर हमारे पास आया MD4। MD4 1990 में रिलीज़ हुआ था, इसका 128 बिट का मैसेज डाइजेस्ट था, और ये हम यूज़ करते थे इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़ NT, XP, विस्टा, ये भी कंसिडर्ड ब्रोकन। इसके बाद हमारे पास MD5 आया जो 1991 में रिलीज़ किया गया था। ये 128 बिट का मैसेज डाइजेस्ट रखता है, वाइडली एक्सेप्टेबल टू चेक द इंटेग्रिटी ऑफ द फाइल्स, लेकिन ये भी ब्रोकन कंसिडर होता है। फिर हमारे पास MD6 आया जो कि 2008 में रिलीज़ किया गया था। ये 512 बिट्स का मैसेज डाइजेस्ट रखता है। ये इस वक्त वाइडली एक्सेप्टेबल है। इसने एक्चुअली एक कंसिड्रेशन थी इसकी कि MD6 को सबमिट किया जाए एज SHA-3, लेकिन वो डिनाई कर दी गई थी, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास आता है SHA। SHA है सिक्योर हैश एल्गोरिदम। इट्स ए फैमिली ऑफ वन वे हैशिंग एल्गोरिदम जस्ट लाइक मैसेज डाइजेस्ट, और ये डेवलप किया गया था US नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में। अब इसके अंदर हमारे पास SHA-1, 2, 3 है। SHA-1 है, it takes the input and produces a 160 bit hash value known as a message digest, जो कि considered broken। ये 1995 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और 128 बिट का इसका जो है वो मैसेज डाइजेस्ट होता है, और इसकी हैश वैल्यू 160 बिट्स की है। फिर हमारे पास SHA-2 आया। इट्स ए फैमिली ऑफ हैशिंग एल्गोरिदम जो कि 2001 में रिलीज़ किया गया था, हैविंग मोस्ट कॉमन हैश फंक्शंस, जिसे आप देखते हैं कि SHA-256 इट्स पर्टिकुलरली वाइड स्प्रेड। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास SHA-384 भी है, SHA-512 भी है, और ये आपको अक्सर नज़र आएगा जब भी आप किसी भी मैसेज की ऑथेंटिकेशन या चीज़ें देखेंगे। अब SHA-3 जो है ये 2015 में रिलीज़ किया गया था। इट्स ए पर्टिकुलर दो इट्स द पार्ट ऑफ द सेम सीरीज, SHA-3 इज़ इंटरनली डिफरेंट फ्रॉम MD5 एंड SHA-1 एंड SHA-2। अब इसके अंदर भी आप मैसेज डाइजेस्ट देखेंगे 224, 256, 384 और 512 बिट्स के ऊपर, और ये इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एल्गोरिदम है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ आती है जो कि HMAC है, इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने जहन में रखें कि ये हैश मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड होता है, और इसे हम HMAC भी कहते हैं। ये एक्सटेंड करता है कैपेबिलिटीज़ ऑफ MD5 एंड SHA-1 थ्रू ए कंसेप्ट ऑफ की डाइजेस्ट। की डाइजेस्ट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक सिक्योरिटी की होती है। जब भी आप कोई मैसेज एनक्रिप्ट करके भेजते हैं तो उसके अंदर बाकी सारी एनक्रिप्शन के साथ साथ एक मैसेज की भी होती है जो कि इसे डिफरेंट बनाता है बाकी एल्गोरिदम से। अब उसके अंदर अगर किसी हैकर ने या क्रैकर ने किसी भी तरह आपका मैसेज इंटरसेप्ट कर लिया, उसे उसने मॉडिफाई किया और फिर उसने दोबारा उसे कंपाइल करके भेजा, और समहाउ अगर उसकी हैश वैल्यू भी सेम हो गई उसे चेक करने के बाद, तो जब रिसीवर उसे कैलकुलेट करेगा उसके अंदर जब वो की नहीं होगी तो उसकी जो मैसेज है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि उसकी की वहाँ पे मैच नहीं कर रही। तो इसके अंदर जो सिर्फ ओनली डिफरेंस है वो है कि सारे एल्गोरिदम के अंदर आप उसे हैश भी करेंगे, आप उसकी हैश वैल्यू भी ले लेंगे, लेकिन जो एक चीज़ डिफरेंट है वो इसके अंदर एक की होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू वेरीफाई द इंटेग्रिटी ऑफ द मैसेज। डोमेन नंबर 3, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, मेथड्स ऑफ क्रिप्टोएनालिटिक अटैक्स। आज हम समझने की कोशिश करते हैं किस किस्म के क्रिप्टोएनालिटिक अटैक्स होते हैं। अब उसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ब्रूट फोर्स एंड क्रिप्टोएनालिटिक अटैक। क्रिप्टोएनालिटिक अटैक ये है कि जो भी हमारे पास एल्गोरिदम हैं एनक्रिप्शन के, जो लोग उसे ढूंढते हैं उसके अंदर किसी किस्म की भी वीकनेस या वनरेबिलिटी और उसे एक्सप्लॉइट करते हैं और उसे क्रैक करने की कोशिश करते हैं, वो क्रिप्टोएनालिटिक लोग होते हैं या वो अटैकर्स होते हैं जिन्हें हम क्रिप्टोएनालिटिक्स भी कहते हैं। ब्रूट फोर्स के अंदर ये होता है कि आपके पास एक एंटिटी है जिसका आपने पासवर्ड क्रैक करना है, तो आप डिफरेंट पासवर्ड्स यूज़ करते हैं, फ्रेजेस, जब तक आपको एक सही पासवर्ड मिल जाता है।
तो इसी तरह ये ब्रूट फोर्स अटैक को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि ब्रूट फोर्स अटैक इस अटैकर सिस्टमेटिकली चेक्स ऑल पॉसिबल पासवर्ड्स और फ्रेजेस जब तक उसे सही पासवर्ड मिल जाए। अब ये बहुत टाइम इंटेंसिव होता है, इसके अंदर कई 100 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, रिसोर्स इंटेंसिव है, डिपेंड करता है कि किस टाइप की उसकी की थी। अगर वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, ऑफ कोर्स उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और फिर इट रियली डिपेंड्स ऑन दी स्पीड ऑफ द कंप्यूटर एज वेल। इसके बाद हमारे पास आता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट के अंदर क्रिप्टोएनालिस्ट जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं साइफर टेक्स्ट ऑफ द सेम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम विदाउट एक्वायरिंग ए प्लेन टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये एक एनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है जो कि हम प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट करके करते हैं, और वो अटैम्प्ट करता है क्रैक करने के लिए उसे, और उसके लिए वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह यूज़ करता है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्रैक करने के लिए, और इसके लिए उसे काफ़ी लार्ज सैम्पल चाहिए होता है साइफर टेक्स्ट का बिफोर वो उसे क्रैक करे। नॉन प्लेन टेक्स्ट के अंदर ये है कि क्रिप्टोएनालिस्ट जो है वो ऑब्टेन करता है साइफर टेक्स्ट पहले और प्लेन टेक्स्ट, और फिर उसे यूज़ करता है टू डी साइफर न्यू मैसेजेस, कि कोई भी जो भी उसे साइफर टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट मिला है उसे वो फिर अंडरस्टैंड करता है और डी साइफर करता है अगले मैसेजेस को जो भी उसके बाद आ रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इसके अंदर ये लोग एग्जामिन करते हैं साइफर टेक्स्ट को टू डिस्कवर दी एनक्रिप्शन की और एल्गोरिदम इन यूज़, क्योंकि इसके अंदर इन्हें पता नहीं होता कि एनक्रिप्शन की क्या है या एल्गोरिदम कौन सा यूज़ हो रहा है। जब उन्हें वो पता लग जाता है तो फिर वो उसके हिसाब से उसे क्रैक करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है चूजन साइफर टेक्स्ट। इसके अंदर हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं: चूजन प्लेन टेक्स्ट, एडेप्टिव चूजन प्लेन टेक्स्ट, फिर चूजन साइफर टेक्स्ट और एडेप्टिव चूजन साइफर टेक्स्ट। ये दो जो प्लेन टेक्स्ट की कैटेगरीज हैं टोटली इससे ऑपोजिट होती हैं। चोजन प्लेन टेक्स्ट के अंदर होता है कि ये लोग चूज़ करते हैं प्लेन टेक्स्ट को टू बी एनक्रिप्टेड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट इज ऑब्टेन्ड, कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट निकाल लेते हैं। फिर ये चूज़ करते हैं प्लेन टेक्स्ट को एडेप्टिव के अंदर और उसे एनक्रिप्ट करते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन द रिजल्टिंग साइफर टेक्स्ट दे चूज़ अनदर सैम्पल टू बी एनक्रिप्टेड, और उस तरह उन्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। चूजन साइफर टेक्स्ट के अंदर होता है कि ये लोग चूज़ करते हैं साइफर टेक्स्ट को टू बी डीक्रिप्टेड फर्स्ट, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग उससे प्लेन टेक्स्ट निकाल लेते हैं। एडेप्टिव चूजन साइफर टेक्स्ट के अंदर क्रिप्टोएनालिसिस जो हैं वो चूजन साइफर टेक्स्ट को यूज़ करते हैं डीक्रिप्ट करने के लिए, और फिर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ ए साइफर टेक्स्ट दे चूज़ अनदर सैम्पल टू बी डीक्रिप्टेड। तो उसके हिसाब से ही करेंगे। तो आपने इसके अंदर सिर्फ ये जहन के अंदर रखना है कि साइफर टेक्स्ट क्या है, प्लेन टेक्स्ट क्या है, और फिर उसे किस तरह ये डीक्रिप्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन अटैक्स। इम्प्लीमेंटेशन अटैक्स के अंदर होता है अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉयट ए वीकनेस इन ए क्रिप्टो सिस्टम सच एज वनरेबिलिटी इन प्रोटोकॉल या एल्गोरिदम। कोई भी जो भी प्रॉब्लम उन्हें किसी भी क्रिप्टो सिस्टम के अंदर वनरेबिलिटी वगैरह नज़र आती है उस चीज़ को ये एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है साइड चैनल। अब साइड चैनल होता है दी अटैकर ऑब्जर्व द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम टू डिस्कवर इट्स सीक्रेट्स। उसके क्या सीक्रेट हो सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो सारी वो ढूंढते हैं और उसे निकालने की कोशिश करते हैं। अब उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, मेथड्स जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर रेमिनेंस है, फिर एकॉस्टिक्स है, पावर एनालिसिस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और टाइमिंग है। रेमिनेंस है एग्जामिनिंग द कंटेंट्स ऑफ डिलीटेड फाइल्स, कि जो डिलीट हुई हैं उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। एकॉस्टिक्स के अंदर हमारे पास साउंड प्रोड्यूस, जो भी कंप्यूटेशनल हमारे पास कैलकुलेशंस हो रही होती हैं उसके अंदर जो निकलती हैं उसे एग्जामिन किया जाता है। पावर एनालिसिस के अंदर एग्जामिन करते हैं पावर यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग कंप्यूटेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को मॉनिटर किया जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। और टाइमिंग की जब हम बात करते हैं तो टाइमिंग के अंदर हमारे पास होता है कि हम उसका टाइम कैलकुलेट करते हैं जितनी देर में कोई भी रिज़ल्ट हमें मिलता है। इसके बाद आता है हमारे पास फॉल्ट इंजेक्शन। फॉल्ट इंजेक्शन है द अटैकर स्ट्रेसेस द सिस्टम टू सी इट्स बिहेवियर लाइक नल वैल्यू या बफर ओवरफ्लो। उसके अंदर वो देखते हैं कि अगर हम एक एब्सर्ड सी चीज़ कोई भी सिस्टम को पास ऑन करेंगे तो सिस्टम कैपेबल है उसे डिटेक्ट करने के लिए कि नहीं। अगर वो उसके ऊपर मेल फंक्शन करता है तो उन्हें वो सीक्रेट मिल जाता है और वो फिर उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइमिंग आता है। टाइमिंग को हम रीप्ले अटैक्स भी कहते हैं। अटैकर मैनेज करता है कोई भी सेशन की उसके पास जब आ जाती है तो फिर वो उसे यूज़ करता है टू एनक्रिप्ट लेटर सेशंस या उन्हें डिक्रिप्ट करने के लिए। इसके साथ
हम ये भी ज़हन में रखेंगे कि जब भी रीप्ले अटैक्स आते हैं तो उसे कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है कि हम एक टाइम स्टैम्प लगा देते हैं किसी भी सेशन की के ऊपर कि वो जो हमारी सेशन की है वो वैलिड है सिर्फ एक लिमिटेड टाइम स्टैम्प के लिए। जब वो टाइम बार हो जाता है तो वो की ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है मैन इन द मिडल। ये भी बहुत कॉमन अटैक है। द अटैकर इंटरसेप्ट्स द मैसेजेस बिटवीन टू पार्टीज़ या नेटवर्क के ऊपर कोई भी जो भी मैसेज फ्लो कर रहा है उसे वो फिर मॉडिफाई करता है और अपना मैसेज ओरिजिनल मैसेज को मॉडिफाई करके अपने मैसेज को दोबारा एनक्रिप्ट करके ट्रांसफ़र कर देता है नेटवर्क के ऊपर। इसके बाद हमारे पास आता है पास द हैश। अब पास द हैश को समझने के लिए आप लोगों को जहन में ये होना चाहिए कि ये NTLM सेशंस को अटैक करता है यूजुअली। ऑथेंटिकेशन बाईपास अटैक भी इसे कहते हैं। जो अटैकर जो है वो पासवर्ड स्टील उसके हैशेस वगैरह स्टील कर लेता है और उसे फिर यूज़ करता है NTLM सेशंस के ऊपर। नाउ इस चीज़ के लिए इस अटैक को करने के लिए रिक्वायर्ड है कि उन्हें पहले हैशेस लेने होंगे। अब आपको पता है कि जब भी हम एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो हैशेस जितने भी AD के होते हैं वो एक जगह स्टोर होते हैं। इसीलिए रिक्वायर्ड होता है कि आप AD के हैशेस कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहें ताकि अगर किसी के पास हैशेस आ गए हैं तो उसके पास सारे अकाउंट लीक आउट ना हो जाएं। हैशेस ये होते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी जितने भी अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर लेता है। जब ये हैशेस लीक आउट हो जाते हैं तो लिटरली आपके सारे अकाउंट्स सब लीक आउट हो गया, क्योंकि वो फिर वो अकाउंट्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू क्रैक द पासवर्ड्स। उसको हम रेनबो टेबल्स भी कहते हैं इस तरह की टेक्निक को, जिसके थ्रू उन्हीं रेनबो टेबल्स को यूज़ किया जाता है टू क्रैक द पासवर्ड्स। अब क्योंकि हम हैशेस यूज़ कर रहे हैं आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनकरेक्ट पासवर्ड ब्रूट फोर्स की तरह आप कॉन्स्टेंटली यूज़ करेंगे तो सिस्टम डिटेक्ट कर लेते हैं और वो फिर आपको क्वारंटीन में डाल देते हैं। इसीलिए रेनबो टेबल्स या हैशेस यूज़ किए जाते हैं ताकि आप डिटेक्ट ना हो सकें। इसके बाद हमारे पास आता है कर्बरोस एक्सप्लॉयटेशन। ये एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर टारगेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट की एनवायरनमेंट के ऊपर चलता है। द अटैकर टारगेट्स AD सर्वर्स, उसकी जो की डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस अकाउंट है, टू गेन एक्सेस ऑन डोमेन। अब वो जब उन्हें मिल जाता है तो वो फिर उसे टारगेट करते हैं टिकट ग्रांटिंग सिस्टम को, जो कि TGT है, गोल्डन टिकटिंग अटैक सिस्टम्स हैं। वो जब आपके पास मिल जाता है तो आपको सारी रिसोर्सेज पे जो भी नेटवर्क है उसके ऊपर एक्सेस मिल जाता है, तो अटैकर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए इस चीज़ को हम देखने के लिए बिहेवियर देखते हैं ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स का कि किस किस टाइम उनके अकाउंट यूज़ हुए हैं। ख़ास तौर पे जो प्रिविलेज्ड अकाउंट्स होते हैं उन्हें मॉनिटर किया जाता है कि वो किस टाइम यूज़ हो रहे हैं और उन जो वो एक्टिविटी उनकी हो रही है वो लेजिटिमेट है कि नहीं। इसलिए ये बहुत डेंजरस काइंड ऑफ अटैक होता है ऑन AD सर्वर्स। फिर इसके बाद जो हमारे पास लास्ट कैटेगरी इस डोमेन के अंदर आती है वो रैंसमवेयर अटैक्स है। आपने अक्सर सुना होगा, द अटैकर गेन्स एक्सेस, यूज़र लेवल एक्सेस ले लेता है या एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस ले लेगा अकाउंट के ऊपर। वो एनक्रिप्ट करेगा डेटा और फिर एक मैसेज डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर जिसके अंदर वो डिमांड करता है कोई भी रैंसम के अगर आपको अपना डेटा चाहिए तो आपको इतने अमाउंट बिटकॉइन में या कैश या जिस तरह भी पे करना पड़ेगा। ओनली देन वो आपके डेटा को अनलॉक करेगा या डिक्रिप्ट करेगा। अब इसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रोबस्ट वनरेबिलिटी मैनेजमेंट आपके पास होने चाहिए, जिसके अंदर आप एसेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपने सिस्टम को अपडेट रखें और उस तरह वो मेक श्योर कर सकती हैं कि वो किसी किस्म के रैंसमवेयर अटैक से बच सकती हैं। अब वनरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर ये भी आता है कि प्रॉपर पैच मैनेजमेंट हो कंप्यूटर्स के ऊपर कि जितनी भी विंडोज़ की अपडेट्स आ रही हैं वो सारी उसके ऊपर डिप्लॉयड हों। रोबस्ट एंटी मेलवेयर होना चाहिए आपके पास। एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग होनी चाहिए कि सिर्फ जो अप्रूव्ड एप्लीकेशन हैं वही चलें। स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल, किसी के पास एक्सेस कंट्रोल नहीं होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, सिर्फ एक यूज़र लेवल कंट्रोल हो। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम जिसे हम IPS भी कहते हैं वो इन प्लेस हों और एंटरप्राइज बैकअप्स होने चाहिए दैट इन केस रैंसमवेयर आ जाता है आप बैकअप रिस्टोर करके अपना डेटा वापस ले सकते हैं। डोमेन नंबर 3, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आज हम फैसिलिटी सिक्योरिटी कंट्रोल्स देखेंगे। फैसिलिटी सिक्योरिटी कंट्रोल्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी हमारे पास साइट होती है उसे जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम उसके अंदर बहुत सारी फ़िज़िकल और लॉजिकल सिक्योरिटी मेजर्स को कंसिडर करते हैं। अब उन सारों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। Physical security, both physical and technical controls shall be considered during the initial design of a secure facility to reduce cost and improve the effectiveness of these controls.
जैसे कि वो कह रहा है कि टेक्निकल कंट्रोल्स और फिज़िकल कंट्रोल्स दोनों के चाहिए होते हैं जब भी हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं किसी भी फैसिलिटी को। अब जब हम किसी भी फैसिलिटी को डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास बिल्डिंग डिज़ाइन कंसिडरेशंस सबसे पहले आते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप पहले ही किसी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी आईटी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही पता होंगी, लेकिन फिर भी फॉर द एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्सटीरियर वॉल्स का मतलब ये होता है कि वॉल्स आपकी एक्सटीरियरली इतनी स्ट्रांग हों कि किसी किस्म के टॉर्नेडोज़, हरिकेन्स हैं या किसी किस्म का भी फ्लड्स आते हैं या कुछ भी, उसे विदस्टैंड कर सके। और उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जो हमारी विंडोज़ भी उसके अंदर हैं किसी भी डेटा सेंटर के अंदर या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वो कभी भी एक्सटर्नल वॉल्स या एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ एक्सटर्नल एंटिटीज़ की तरह फेस ना कर रही हों। यूजुअली हम मेटल बार्स रखते हैं विंडोज़ के बाहर, रीइंफोर्स्ड विंडोज़ लगते हैं ताकि हम किसी किस्म की भी थेफ्ट या किसी किस्म की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। यूजुअली जब हम किसी भी डेटा सेंटर या कोई अपना सर्वर रूम बनाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उसे किसी ऐसी जगह पे रखें जो कि एक्सपोज ना हो टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जहाँ पे बाहर कोई विंडोज़ या किसी किस्म की इंटरफेरेंस बाहर से ना हो। इंटीरियर वॉल्स का मतलब ये होता है कि हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसकी इंटरनल वॉल्स भी ड्यूअली फैब्रिकेटेड होनी चाहिए। हम उसके अंदर रेस फ्लोर करते हैं, ड्रॉप सीलिंग्स करते हैं और उसे इस तरह बनाते हैं ताकि जितनी भी हमारी केबलिंग है वो हमारी वॉल्स हमारी जो रेस फ्लोर्स हैं उसके नीचे से जा रहे हों। और इसके अलावा हम जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो फायर रेटिंग वाला होता है। नाउ सिक्योरिटी जोन्स का मतलब ये होता है कि एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर, सिर्फ ऑथराइज पर्सन जा सकते हैं। फ्लोर्स के अंदर जैसे मैंने कह दिया है कि ऑलरेडी हम ऐसी चीज़ें या ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जो कि फायर प्रूफ हो और किसी किस्म की फ़ायर के अंदर उसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ सीलिंग्स भी हमारी फायर प्रूफ होती हैं, फायर रेटिंग्स के साथ होती हैं। डोर्स जो हम यूज़ करते हैं वो उसके अंदर लॉक्स होने चाहिए, उसके पास हमारे पास इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए। और एक चीज़ जो आपको कंसिडर करनी होती है डोर्स के अंदर कि उसके जो हिंजेस हैं वो आउटसाइड ना हो, कि कोई बाहर से हिंजेस खोल के अंदर एंट्री ना कर सके। लाइटिंग की जब हम बात करते हैं तो लाइटिंग का मतलब ये है कि उसके पास सफिशेंट लाइटिंग होनी चाहिए एंट्रेंस के ऊपर और एग्ज़िट के ऊपर, ताकि जो भी कोई ट्रेसपैसिंग हो उसे इजीली सर्वेलेंस कैमरास के अंदर देखा जा सके। वायरिंग जो है वो हमेशा कंसील्ड होनी चाहिए कि आप प्रॉपर्ली किसी वायरिंग कंड्यूट्स के अंदर से उसके थ्रू गुजार रहे हो, और उसके फायर कोडेड आपकी सारी केबल्स होनी चाहिए ताकि आपको पता लग रहा हो कि कौन सी केबल कहाँ जा रही है और फायर प्रूफ एनक्लोजर्स के अंदर वो जा रहे हो। यूजुअली पीवीसी कोटेड हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लेटर इन केस ऑफ ए फायर और एनीथिंग, उससे जो गैसेस निकलती हैं, इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं और हम डिफरेंट किस्म की केबलिंग यूज़ करते हैं। जब हम HVAC की बात करते हैं तो HVAC के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जब भी हम हीटिंग की बात करेंगे तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि हम एक मिनिमम टेम्परेचर जो मेंटेन करते हैं किसी भी डेटा सेंटर के अंदर, वो मैक्सिमम जो उसकी एक अच्छी रेंज है वो 27 डिग्री सेल्सियस होती है। अगर वो इससे ज़्यादा होता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके सिस्टम्स के अंदर और आपका सिस्टम मेल फंक्शन कर सकता है। इसीलिए सफिशेंट आपको पावर भी अवेलेबल होनी चाहिए और यूपीएस और बैकअप्स और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों, जिसे हम अभी डिटेल में देखेंगे। नाउ पाइप्स के ये है कि हमारे पास शट ऑफ वॉल्स होने चाहिए वाटर स्ट्रीम के, हमारे पास गैस पाइप शुड बी आइडेंटिफाइड और मार्क प्रॉपर्ली, ड्रेन्स और उसके सारी चीज़ें हमने प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किए में हो। नाउ उसके बाद हमारे पास फायर डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, यानी हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स या कोई भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए और उसकी पूरी रेटिंग क्लियरली मेंशन्ड हो कि किस किस्म की फ़ायर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ये भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लाइटनिंग से बचने के लिए हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि जो एक स्टैटिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से ये है कि ऑलमोस्ट 10,000 फायर्स एवरी ईयर लाइटनिंग के थ्रू सिर्फ लगती हैं डिफरेंट पार्ट्स में यूनाइटेड स्टेट्स के।
अब उसके अंदर ये है कि आपको प्रॉपरली उस चीज़ को देखना है कि आप किस तरह इस तरह की प्रॉब्लम्स को देखेंगे, क्योंकि जब भी कोई लाइटनिंग होती है तो वो ऑलमोस्ट 30,000 डिग्री सेल्सियस की लाइटनिंग होती है, जिससे डिस्चार्ज जो है वो 100,000 एम्पेयर्स होता है, जो कि इनफ होता है कि किसी भी एक फैसिलिटी को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो ख़त्म कर दे। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड्स आती हैं। हम मॉनिटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को, क्योंकि ये हमारे स्टोरेज मीडिया को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती हैं, और अगर आप कोई भी स्टोरेज टेप्स यूज़ कर रहे हैं वो सारी इससे बैडली अफेक्ट हो सकती हैं। फिर हमारे पास सपोर्टाज आता है। इसके अंदर टेररिज्म होता है, वॉर है, थेफ्ट है, वेंडलिज्म है, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स होते हैं। इसके अंदर कोई भी लेबर डिस्प्यूट हो सकता है, कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग अगर आपने की है, या कोई भी किसी को टर्मिनेट किया है, या बैड पब्लिसिटी, तो कोई भी इंडिविजुअल किसी किस्म के इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर हमारे पास इक्विपमेंट फेलियर आता है। इक्विपमेंट फेलियर के अंदर ये होता है कि आपके पास स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए, आपके पास मेंटेनेंस सपोर्ट होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसके साथ कैसे कोऑप करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है लॉस ऑफ कम्युनिकेशन यूटिलिटीज़, कि अगर हमारे पास हमारा टेलीफोन सिस्टम या वॉइस और डेटा टोटली कट जाता है तो आप उसे किस तरह करेंगे। तो आपको लॉस और कम्युनिकेशन यूटिलिटीज़ हो सकती हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। उसके साथ आपके पास प्रोसीजर्स होने चाहिए। ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है कि आपने इसे किस तरह रिस्टोर करना है। उसके बाद हमारे पास आता है वाइब्रेशन एंड मूवमेंट, कि किसी किस्म के अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अफेक्ट करती हैं कुछ इक्विपमेंट को, ख़ास तौर पे जो स्टोरेज मीडियम्स हैं जिसके अंदर हम लोगों को, हमारे पास हार्ड ड्राइव्स होती हैं अंदर, अगर इसकी ज़्यादा मूवमेंट हो तो उन्हें डैमेज होने का ख़तरा होता है। इसलिए इन्हें जब हम शिफ्ट भी कर रहे होते हैं तो हम बहुत केयरफुली से मैनेज करते हैं। सीवियर वेदर कंडीशंस के अंदर हमारे पास हरिकेन्स हैं, टॉर्नेडोज़ हैं, हाई विंड्स हैं, सीवियर थंडरस्टॉर्म्स हैं, लाइटनिंग है, रेन है, स्नो है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर कुछ भी हो जाता है तो उससे रिज़ल्ट में जो भी स्ट्रक्चरल डैमेज और लॉस होगा कम्युनिकेशन को, या किसी इंसान को नुकसान पहुंचता है, तो आप उसे किस तरह देखेंगे। और पर्सनल लॉस ये होता है कि इन केस ऑफ इलनेस, कोई इंजरी हो गई, डेथ हो गई, या ट्रांसफ़र की, या किसी लेबर को इधर से उधर, या डिस्प्यूट्स या रेजिग्नेशन या टर्मिनेशंस की केसेस के अंदर आप उस चीज़ को किस तरह टेक केयर करेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं वायरिंग क्लोजेट्स। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसे हमें देखना होता है किसी भी सर्वर रूम में, डेटा सेंटर में, स्टोरेज फैसिलिटीज़ के, कि हम वायरिंग किस तरह कर रहे हैं। अब उसके लिए हमारे पास हाई वैल्यू इक्विपमेंट है जहाँ से ये सारी केबल्स आ रही होती हैं, उसके अंदर क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। तो आपको सारी वायरिंग किसी भी डेटा सेंटर की या नॉर्मल कम्युनिकेशन की प्रॉपरली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखनी होती है। उसकी जो वायर्स हैं वो हमारे पास जो कंड्यूट्स उसके अंदर जा रही होती हैं वायर्स, वो फायर प्रूफ होने चाहिए, ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम या स्पार्किंग या किसी भी वजह से दूसरी वायर्स इससे अफेक्ट ना हो। अब हमारे पास डिफरेंट फिज़िकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स यहाँ पे आए हैं जो कि लोकेशंस बेस्ड हैं, और उसे हमने किस तरह देखना है। जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल रखेंगे कि कोई भी जो भी अंदर एंटर हो रहा है उसके पास की कंट्रोल होना चाहिए, पिन पैड होना चाहिए, या फिर बायोमेट्रिक्स होना चाहिए। फिर फायर सप्रेशन के अंदर हम डिफरेंट किस्म की इनर्ट गैस फॉर फायर सप्रेशन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर स्प्रिंकलर्स, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जैसे डेटा सेंटर हैं, लैब्स हैं, वहाँ पे हम वाटर यूज़ नहीं कर सकते, वो इक्विपमेंट को डैमेज करते हैं। वीडियो सर्वेलेंस होनी चाहिए, और वीडियो सर्वेलेंस भी बैक्ड अप हो बाय रिडंडेंट पावर सप्लाई, ताकि इन केस ऑफ पावर फेलियर आपकी रिकॉर्डिंग फिर भी ऑन रहे, या अगर पावर फेलियर होती है तो आपके जो सर्वेलेंस कैमरास वगैरह हैं वो यूपीएस या बैकअप पावर सोर्स से अप हो जाएं। विजिटर लॉग होना चाहिए कि कोई भी यूज़र जो भी अंदर आया है या बाहर गया है उसकी कंप्लीट डिटेल्स हो, एसेट ट्रैकिंग हो कि कौन से एसेट्स कहाँ मूव हुए, किसी किस्म के भी एसेट्स की मूवमेंट का प्रॉपर ट्रैक होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है वो है वर्क एरिया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर बहुत कैटेगरीज आती हैं, सेफ्टी भी है और सिक्योरिटी भी है। अब इसके अंदर हम सेंसिटिव एरियाज़ को देखते हैं, उन्हें इंक्लूड करना होता है हमें इन एडिशन टू फिज़िकल सिक्योरिटी, मल्टी फैक्टर की कार्ड एंट्री, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। फिर हमारे पास मैन ट्रैप्स आते हैं। अब ये काइंड ऑफ डोर्स होते हैं जिसके अंदर एक डोर क्लोज होगा तो दूसरा खुलेगा। इस तरह नहीं है कि अगर डोर कॉन्स्टेंटली बोथ डोर्स आर ओपन तो कोई भी इजीली ट्रेसपास कर सकता है। आपने अक्सर मॉल्स के एंट्रेंस में वो सर्कुलर डोर्स देखे होंगे, वो एग्जांपल हैं मैन ट्रैप्स की।
फिर आपके पास फिज़िकल सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए जो कि आपके इनग्रेस एंड एग्रेस पॉइंट्स के ऊपर हों, जो कि जो भी एंट्री हो रही है और एग्ज़िट हो रही है उसे वो मॉनिटर कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली वो फैसिलिटी के अंदर घूमते रहें। गार्ड डॉग्स हो गए जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं या सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास सिक्योरिटी वॉल्स एंड फेंसेस हैं। फिर हमारे पास सिक्योरिटी लाइटिंग आती है कि हमारे पास लाइटिंग इनफ हो। सिक्योरिटी गेट्स हैं जिसके अंदर हम लिमिट करते हैं मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स और उसके अंदर बैरिकेड्स होते हैं ताकि कोई भी हैवी ट्रक या किसी हैवी मशीनरी के थ्रू फैसिलिटी को नुकसान ना पहुंचाए। फिर हमारे पास सेलेपोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम कंट्रोल करते हैं एंट्रीज़ की फॉर बेटर कंट्रोल एंड ऑथोराइज पर्सनस वगैरह के लिए, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन अंदर ना आ सके। फ़र्स्ट एड हम जब बात करते हैं तो वो हमारे पास सेफ्टी के अंदर आ जाता है कि आपके पास बेसिक फ़र्स्ट एड किट्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होनी चाहिए ताकि किसी किस्म के भी प्रॉब्लम्स को आप देख सकें। फिर हमारे पास एमरजेंसी फूड एंड वाटर है कि इन केस ऑफ डिज़ास्टर्स अगर कुछ हो जाता है तो जो भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है उनके लिए इनफ सप्लाइज अवेलेबल हों कि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वहाँ पे काम कर सकें। इवैक्यूएशन साइनेज होते हैं कि हमारे पास एग्ज़िट साइंस हैं या पर्सनल ट्रेंड हैं कि इन केस ऑफ एन एमरजेंसी आपने कैसे लोगों को एग्ज़िट करवाना है बिल्डिंग में से। उसकी यूजुअली ड्रिल्स भी की जाती हैं और टाइम नोट किया जाता है कि कितनी जल्दी एक बिल्डिंग को इवैक्यूएट किया जाता है। और फिर हमारे पास असेंबली पॉइंट्स डिफाइंड होते हैं दैट इन केस ऑफ एन एमरजेंसी सारे इस जगह पे असेंबल होंगे। एक्ट ऑफ एमरजेंसी रिस्पांस का मतलब ये होता है कि हमारे पास ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए जो कि किसी किस्म की भी एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर फ़ौरन टेक ओवर कर सके और सिचुएशन को हैंडल कर सके। अब हमारे पास डिफरेंट एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं उसके अंदर, जैसे कि है कि वाटर कैन बी ए बिग कॉज टू डैमेज द इक्विपमेंट। अब उसके अंदर लीकेज ऑफ पाइप भी हो सकता है, लीक फ्रॉम द रूफ भी हो सकता है या एसी वाटर ड्रेन से भी पानी आ सकता है। तो हमारे पास बैरियर्स और वाटर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम्स वगैरह होने चाहिए जो कि प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हों टू प्रिवेंट वाटर एंटरिंग द सेंसिटिव एरियाज़। अब एयर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम सेंसर्स लगाते हैं और उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि अगर कोई हमारी फैसिलिटी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इसके साथ साथ आपको ये भी जहन में रखना है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास आइडियल टेम्परेचर भी आता है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था। इट शुड बी बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर टेम्परेचर आपका 38 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड कर जाता है तो आपके मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम वगैरह को अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह जब हम HVAC या एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमारा ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 40 to 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 40 या 60% से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोरोजन या इस तरह की प्रॉब्लम्स अपने एनवायरनमेंट के अंदर आने की के हाई चांसेस होते हैं। अब हमारे पास फायर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन है। फायर जो है रिक्वायर्स 3 एलिमेंट्स, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। इसका ट्राइड बनता है कि इसके अंदर जब भी हम फायर को देखते हैं तो हमारे पास उसके अंदर हीट आती है, हमारे पास फ्यूल आता है, हमारे पास ऑक्सीजन आती है। तो जब भी हम किसी भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को देख रहे हैं या आप जब फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास कैटेगरीज A, B, C, D और K आएंगी और उसके हिसाब से उसके एक्शंस होते हैं। जैसे कि A कैटेगरी के अंदर ऑर्डिनरी कंबस्ट टेबल्स आते हैं, उसके अंदर वुड, पेपर, क्लॉथ वगैरह आ गया। B के अंदर हमारे पास फ्लेमेबल लिक्विड्स हो गए जैसे कि गैस, ऑयल, पेंट और एट्सेट्रा। फिर हमारे पास कैटेगरी आती है लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गए, मोटर वायरिंग एट्सेट्रा है। डी के अंदर हमारे पास कंबस्टेबल मेटल हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम वगैरह। और फिर हमारे पास क्या आता है, कुकिंग या कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट और कुकिंग ऑयल्स आ गए, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल्स। अब इसके साथ साथ आपको इसी रेटेड के फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लेने होते हैं ताकि आप किसी किस्म की प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। अब उसके अंदर जब हम देखते हैं तो फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले हीट सेंसिंग आती है। हीट सेंसिंग आप इस किस्म के सेंसर के थ्रू यूजुअली देखते हैं। उसके अंदर जब भी एक टेम्परेचर एक डिफाइंड लेवल से ऊपर जाएगा तो बज़र बजेगा और अलार्म के थ्रू पता लग जाएगा कि टेम्परेचर एक रिक्वायर्ड लिमिट से ऊपर जा रहा है। इसके साथ साथ जब हमने सर्वेलेंस कैमरास की भी बात की थी, आजकल जो सर्वेलेंस कैमरास हैं दे आर इक्विप्ड विद सेंसर्स फॉर हीट डिटेक्शन एट्सेट्रा। तो उसके थ्रू भी हमें अपने डेटा सेंटर या सेंसिटिव एरियाज़ के टेम्परेचर का पता लगता रहता है कि वहाँ पे क्या टेम्परेचर चल रहा है।
इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है फ्लेम सेंसिंग। फ्लेम सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि ये ब्लू वाली है, ये जो फ्लिकर करता है और फ्लेम्स, जब भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कि कहीं भी उसे फ्लेम नज़र आता है तो वो उसे डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म कर देता है। स्मोक सेंसिंग डिवाइसेस इस तरह की हमारे पास होती हैं, जो कि अक्सर आपने ऑफिसेज़ में देखी होंगी कि वो स्मोक को डिटेक्ट करती हैं और वो फिर ट्रिगर करती हैं अलार्म को। उससे हमें पता लग जाता है कि किसी जगह किसी किस्म का स्मोक है। वो फायर से भी हो सकता है, वो सिगरेट से भी हो सकता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। फिर हमारे पास स्मोक सेंसिंग के लिए हमारे पास फ़ोटो इलेक्ट्रिक आता है। फ़ोटो इलेक्ट्रिक के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कि किस तरह के इक्विपमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइट एनी काइंड ऑफ फायर। उसके बाद हमारे पास बीम एक इक्विपमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं टू सेंस द स्मोक। और फिर हमारे पास आयोनाइजेशन है। आयोनाइजेशन के अंदर हम नॉर्मल आयोनाइजेशन और करंट रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को देखते हैं। फिर हमारे पास एस्पायरेटिंग है। ये हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है जो कि एयर करता है, ब्लो करता है फ्रॉम द चैम्बर्स इनसाइड द यूनिट्स, ताकि उसे स्मोक को वो वहाँ से डिस्पर्स कर सके। इसी तरह हमारे पास वाटर स्प्रिंकलर्स आते हैं, डिफरेंट वेट पाइप होता है पहले, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसके थ्रू वाटर स्प्रिंकलर्स ऑन होते हैं और वो फायर फाइट करते हैं। लेकिन ये इसलिए यूज़ नहीं होते ज़्यादा क्योंकि अगर एक सेंसिटिव एरिया है वो पानी से नुकसान पहुंच सकता है। ड्राई पाइप्स होते हैं हमारे पास जो कि गैस छोड़ते हैं, जिसके थ्रू हम वाटर को कंट्रोल करते हैं। डिल्यूज होता है जिसके अंदर हम एक स्टीम ऑफ वाटर, एक पूरा बर्स्ट चलाते हैं पानी का, जिसके थ्रू फायर को हम कंट्रोल करते हैं। और फिर हमारे पास प्री एक्शन एक और लास्ट कैटेगरी आती है जिसके अंदर हम कंबाइंड वेट एंड ड्राई पाइप सिस्टम को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइट दी फायर। तो ये हमारे पास मेजर कैटेगरीज थी इसके अंदर। इसके बाद हम जो नेक्स्ट कैटेगरी अपनी देखेंगे वो है पावर की। अब पावर के अंदर जब भी हम देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कि बैकअप पावर सोर्स इज़ रिक्वायर्ड बोथ इन एडिशन टू डेडिकेटेड पावर सप्लाई के। कोई भी हमारे पास जो भी पावर सप्लाई है उसके साथ साथ हमें एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसे हम यूपीएस भी कहते हैं, वो भी चाहिए होता है। या हमारे पास कोई भी जनरेटर होना चाहिए जो कि डीजल ऑपरेटेड भी हो सकता है या पेट्रोल ऑपरेटेड भी हो सकता है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स ये होती है कि आपको फ्यूल को स्टोर करना होता है जो कि इटसेल्फ एक हैज़र्ड है। तो इसलिए आपको उसे रिमोट एरिया में ज़रा दूर रखते हैं ताकि अगर उसे आपने ऑन भी किया और किसी किस्म की वहाँ फायर लगती है तो आप उससे बच सकें। अब इमरजेंसी ब्रेकर्स होने चाहिए आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स होने चाहिए, क्लियर वायर डायग्राम होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका बैकअप कितने मिनट्स या कितनी देर तक उस चीज़ को चला सकता है। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं, अगेन ह्यूमिडिटी की बात आ गई, 42 से 60% से ऊपर नहीं होने चाहिए। पावर ग्राउंडिंग होनी चाहिए, आपको एंटी स्टैटिक फ्लोर हो, शील्डिंग केबलिंग हो और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है ESD, स्टैटिक डिस्चार्ज इज 40 वोल्ट कैन डैमेज द सर्किट्स। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 2000 वोल्ट्स कैन कॉज द सिस्टम शट डाउन। 3000 आप फील कर सकते हैं और 25,000 वोल्ट्स तक डिस्चार्ज पॉसिबल है। लेकिन अगर आप किसी इक्विपमेंट को टच कर रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि उसके अंदर कुछ चार्ज है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सेटअप है या एनवायरनमेंट है इसे फॉल्टी है, इसे आपको फिक्स करना है। इसके बाद हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं इलेक्ट्रिकल नॉइज़ के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले EMI है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहते हैं और RFI है जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस कहते हैं। EMI इज़ जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल केबल्स, जिसे ट्रैवर्स मोड के अंदर इट्स जनरेटेड बाय डिफरेंस इन पावर इन हॉट एंड न्यूट्रल वायर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जब भी हम वायरिंग की बात करते हैं तो हमारे पास 3 किस्म की वायर्स आती हैं, हॉट, न्यूट्रल और ग्राउंड। तो इसके अंदर ये इसकी रीज़न होती है हॉट और न्यूट्रल का पावर डिफरेंस जो है तो वो EMI जनरेट करता है। RFI हमारे पास फ्लोरेसेंट लाइट्स वगैरह से जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स। और ये आपको टेबल बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए जिसके अंदर ये डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनॉमलीज। और ब्लैकआउट होता है यानी टोटल लॉस ऑफ पावर, फॉल्ट होता है मोमेंटरीली लॉस ऑफ पावर, ब्राउन आउट होता है कि प्रोलॉन्ग ड्रॉप इन वोल्टेज, सैग है शॉर्ट डिप इन वोल्टेज, इन रश है इनिशियल पावर रश, स्पाइक है कि मोमेंटरीली रश इन पावर, सर्ज है प्रोलॉन्ग रश इन पावर एंड वोल्टेज ड्रॉप है डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। तो ये हमारा लेक्चर था ऑन डोमेन नंबर 3, ये लास्ट लेक्चर था उसका।
सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम अपनी डोमेन नंबर 4 शुरू करेंगे।